हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अंजना कुमारी हिंदी क्लासेज में। आज हम कर रहे हैं पीजीटी 2018 का पेपर है और ये सेट 1 है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम करेंगे हिंदी। पीजीटी में जो पूछे गए हैं यहाँ से 15 क्वेश्चन तो व्याकरण के हैं और जो आपके 60 क्वेश्चन है वो साहित्य हैं। क्या देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ साहित्य में 60 के 60 सारे साहित्य के क्वेश्चन हैं, उसमें व्याकरण भी पूछी जाती हैं। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि व्याकरण के सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आएंगे। आपको व्याकरण भी अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि आप एस्टेट को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एस्टेट जो है जितने भी स्टेट है सबसे मुश्किल पेपर आता है ये नेट लेवल का, इसमें पूछा जाता है। और एनसीईआरटी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आप एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते हैं। 9th से लेकर यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक की आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही पढ़नी है। और बाकी प्रीवियस ईयर आपको जितना हो उसके प्रीवियस ईयर करिए। और प्रीवियस ईयर नहीं कि आपने इसका प्रश्न का ये उत्तर है, ये है, आपको उसको विस्तार से पढ़ना है, ये क्यों आया, कैसे आया, ये भी आपको सीखना है। तो अब हम बगैर समय गवाए आगे बढ़ते। ये देखिए 31वां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द, यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपको तो यहाँ देखिए वार्तनिक दृष्टि से यानी वर्तनी की से दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ देखिए अशुद्ध पूछा गया है, यानी वर्तनी। आपको 3 जो है शुद्ध मिलेंगे, एक होगा अशुद्ध है, एक अशुद्ध मिलेगा, 3 शुद्ध मिलेगा। देखिए जो ऊपर जो रे होता है, रे की मात्रा होती है ऊपर, वो क्या है, उच्चारण तो उसका पहले होगा, वर्ण से पहले, और जो अपना अगला वर्ण है उसके ऊपर ये मात्रा आएगी। ये एक नियम है शुद्ध अशुद्ध का। तो इसमें आपको 31 में अशुद्ध शब्द देखना है, बाकी 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो ये देखिए समर्पित यही अशुद्ध है। और ये प्राणी मात्र, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पजल हो सकते हैं। देखिए प्राणी जो है ये ऐसे लिखा जाता है, तो अगर इसमें मात्रा लगा दिया जाए तो छोटी बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगी। अभिजात्य भी ठीक है, कार्रवाई भी ठीक है, ये अशुद्ध है, इसका 2 आएगा। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, फिर वही है नहीं वाला। तो इसमें तोय प्लस धार, तोय धार, विश्व प्लस मित्र, मूसल प्लस धार, मूसलाधार, सत्य प्लस नाश। तो ये आपने अशुद्ध असंगत देखना है। देखिए इसमें सत्य प्लस नाश, सत्यानाश ठीक हो गया। मूसल प्लस धार ये भी ठीक है। और देखिए दोनों तरफ से आपको, दोनों तरफ से जो ये संधि जो है टूटते दोनों तरफ से, तो उसमें क्या है कि दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप संधि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग तो ये होगा, नियमों के अनुसार तो ये होगा, लेकिन जब हम नियम, कई अपवाद ऐसे होते हैं जिसमें ये नियम लागू नहीं होते। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके नियम लगाने के साथ साथ दोनों टुकड़ों का अर्थ भी होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ है विश्व प्लस मित्र, ये संधि में अपवाद है। तो ए और मिलके, जैसे दीर्घ संधि में ए और ए मिलके नहीं, समान वर्ण मिलके एक बड़ा दीर्घ ने बड़ा बना देते तो आ बनता है। लेकिन यहाँ अगर हम ए लगाएंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, यानी विश्व का मित्र। तो वहाँ तो विश्व का ए मित्र का मतलब तो जो मित्र नहीं है, दोस्त नहीं, तो दुश्मन हो जाएगा। तो ये गलत होगा, ये अपवाद है। तो आपको क्या करना है, ये वाला गलत है, तो ए प्लस धार, ये मैं इसलिए बताया कि ये अपवाद है और इन दोनों का टुकड़ा अलग है और इसका संधि का नियम अलग है। इन संधि का नियम इस पर लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका तो ए प्लस धार ये गलत है। पर आगे देखिए प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो इसमें है, ये देखिए ये जो प्रत्यय होता है उसका नियम होता है अगले वर्ण, यानी अगले वर्ण में तो वृद्धि कर देता है, शुरू के इनमें तो
इनमें वृद्धि करेगा, और जो पीछे का वर्ण होता है उसको आधा कर देता है। ये इसको आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर के जो टाइम है उसकी जल्दबाजी में हम, पेपर के समय उसकी जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि उसमें हमें ध्यान नहीं रहता है। तो इसके लिए एक ऐसी ट्रिक बना लीजिए हर टॉपिक की कि आपकी उस शब्द पे नज़र पड़े ना तो तुरंत आप पहचान जाए। तो ये मैंने बता दी कि सबसे जो अगला वर्ण होगा उसमें परिवर्तन यानी बढ़ोतरी करेगा, उसमें परिवर्तन होगा, और जो पिछला जो वर्ण है वो आधा होगा। तो यहाँ देखिए ये 33वें में क्या है, भी आधा हो गया, ये ठीक है। और इसमें ऐश्वर्य में देखिए ये र है, र आधा हो गया, ये भी र। देखिए जो ऊपर र होता है ना, ऊपर जो मात्रा होती है तो वो आधी होती है, और नीचे वाला वर्ण होता है ना पूरा, जो आधा दिखाई देता है ना वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। क्योंकि ऊपर देखिए इसको ये लगा लीजिए, जब कोई छोटा बच्चा है या कोई अपाहिज है या कोई असहाय है तो वो किसी दूसरे को क्या गोद में उठाएगा, वो तो आधा है, और जो संपूर्ण होगा वही गोद में उठाएगा वही। तो ये तो पूरा है, तो इसने गोद में किसको उठा रखा है, रे को गोद में उठा रखा है, यानी ऊपर है, क्योंकि ये पूरा है तभी तो इसको इसके ऊपर लिया है इसने। तो ये इसमें ध्यान दीजिए। तो आपका 33वें का सी है ये गलत हो जाएगा, 33वें का सी है ये गलत होगा। बाकी में सब मिली, इसमें भी लागू हो रहा है, इसमें भी लागू, तीनों में लागू है ये प्रत्येक नियम, लेकिन इसमें नहीं है। भगिनी प्लस ये इसमें है नहीं है। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा बहुत सारा बता दूं, लेकिन किसी टॉपिक को हम इतना नहीं खींच सकते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। और ये भी नहीं है कि आपने, देखिए मैं ये नहीं करी, आप मेरे से ही पढ़िए। मेरे कहने का अभिप्राय ये कि जैसे कोई वीडियो 10 मिनट की बना रहा है, 15 मिनट की बना रहा है, तो कईयों को ये लगता है कि इस मैडम ने तो यानी इसी सर ने 10 मिनट की बनाई है, 15 मिनट की बनाई है। तो ध्यान दीजिए ये इसका आंसर ये आएगा, इसका तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन क्यों आया, कैसे आया, और इसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते हैं ना, एक अच्छा टीचर वही होता है जो वो बताए। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रही हूँ, किसी भी यूट्यूब पे आप देख लेना, अगर आपको ये लग रहा है ना हाँ ये इसका उत्तर ये होगा, ये तो समझ लेना उसने रट के आपको बताया है, तो रटना नहीं है। इसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये समास की दृष्टि से असंगत, तो देखिए मैं हर टॉपिक को विस्तार से नहीं पढ़ाती, लेकिन इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मौखिक बातें बता रही हूँ। ध्यान दीजिए, मैं जितना मुंह से बोल रही हूँ ना वो पर्सन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ध्यान से सुने। ये नहीं कि जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वही पर्सन आपके लिए महत्वपूर्ण है। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी समास पूछा गया और असंगत यानी गलत कौन सा है। पंत द्वारा परिणीत, वाहन से चलने वाली चक्की, और वह जो चक्षु से श्रवण करे, और वह समाचार के लिए पत्र। तो यहाँ से देखते हैं हम समाचार के लिए पत्र, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो समाचार के लिए पत्र आता है, जैसे सुबह न्यूज पेपर आती है तो उसमें खबरें आती है तो वही पत्र समाचार देते हैं हमें, ये बात बिल्कुल ठीक है। वह जो चक्षु से श्रवण करे, देखिए चक्षु का मतलब होता है आँख और श्रवण का मतलब होता है कान यानी सुनना। यह जो चक्षु, पवन से चलने वाली चक्की तो होता है पंचक्की, और ये पंत द्वारा पंचकी ये पवन चक्की आएगा, इसमें पंचक्की नहीं आएगा, तो यही गलत हो जाएगा। पंत द्वारा परिणीत, पंत परिणीत ये ठीक है। तो देखिए समास का जो उल्टा होता है ये व्यास, ये भी पूछ लिया जाता है, समास का उल्टा व्यास। और समास में क्या होता है, विग्रह होता है, ये भी पूछा गया है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे बोल रही हूँ, समास में विग्रह होता है, और संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि में क्या होगा, विच्छेद होगा, और समास में क्या होगा, विग्रह होगा। समास का उल्टा होता है व्यास। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आपने इसके, मैंने एक सिलेबस की वीडियो डाली है, इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने मुख्य टॉपिक है ना, बहुत ये लगा लो कि मलाई वाली वीडियो बनाई है कि जितने भी मुख्य टॉपिक है ना उसमें आपको वही मिलेंगे आपको। तो उससे क्या होगा, जितने भी अब प्रीवियस ईयर हुए ना सब में से प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक, तो उस टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे का निशान दबाएंगे तो वो वीडियो आपको मिलेगी, उसको जाकर आप अवश्य देखें।
अब चलते एक वचन से बहुवचन बने समय असंगत, फिर वही असंगत, तो इसमें पूछा क्या गया है उसे हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे डाकुओं, देखा होगा, डाकुओं ने वहां हमला किया, भालुओं ने केले के पेड़ तोड़ दिए, ऐसे वधुएं, वधु से वधुएं, वधु, देखिए वधु ये जो है, वैसे अगर सिंगल देखा जाए तो वधु ऐसे आएगा, लेकिन जब इसमें एक ही मात्रा लग जाती है ना तो ये हो जाती है फिर बड़ी, बड़े से छोटे हो जाती है, ठीक है। तो अभी इसको ये ऐसी हो जाएगी ए लगने पर, तो यहाँ जो है बी हो जाएगा। तरबूजो कोई शब्द नहीं होता, तरबूज ही होगा, चाहे आप खुद वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। अलुक तत्पुरुष समास, आप देखिए समास, जो तत्पुरुष समास के कितनी विभक्तियां होती हैं, यानी कितने इसके होते हैं वेद, उसमें होते हैं 6। कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी कारक की सारी विभक्तियां इसमें आएंगी। कारक की 6 विभक्तियां हैं, और कारक में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। तो इसमें तत्पुरुष में कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी 6 आएंगी। यहाँ देखिए अलुक तत्पुरुष समास, जिसमें वो छुपी हुई होती हैं, यानी सिर्फ प्लस का निशान होता है, विभक्ति छुपी होती हैं। तो इसमें क्या है, कूपमंडूक, कूपमंडूक का मतलब होता है कुएं का मंडूक, यानी जिस इंसान की विचारधारा बहुत सीमित हो, यानी बस इसका दायरा तो यहीं तक सोचने का, आगे सोच ही नहीं सकता। दिग्विजय भी पूछा गया, शुद्ध अशुद्ध में से विधान देख, सर्वव्यापक, तो इसका हो जाएगा मनसी जाएगा इसका 36। अब देखिए कमरे में कोई हंस रहा है, सर्वनाम पूछा गया है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्व का मतलब, सर्व मतलब नाम, जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं ना उसको सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो मैं इनकी परिभाषा सबकी थोड़ी थोड़ी बताते हुए चलूंगी, तो आपको बोर नहीं होना है। हो सकता है अभी कोई गृहिणी हो या कोई ड्यूटी वाला हो जिसने पढ़ा है, तो उसके लिए थोड़ी फायदे वाली बात हो जाती है, बाकी सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। देखिए इसमें नहीं, इसमें है पूछा गया, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये वो हो जाते हैं निजवाचक, इस तरह। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में आएगा मैं और हम, और मध्यम में आएगा तू आप, ऐसे तू तुम आप, और अन्य में सारे आ जाएंगे। तो प्रश्नवाचक का देखिए, आपने प्रश्न ये ऑप्शन को काटना सीखिए, जब और ऑप्शन को काटना सीख लोगे ना तो अपने आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो प्रश्न में तो भाई ये वाला निशान मिलेगा, क्या और कौन, तो क्या और कौन कहीं पे नहीं आया, देख कहीं नहीं है ना। और निश्चय में होगा भाई ये चीज निश्चित है, पक्का है, तो उसमें भी निश्चित कोई नहीं है। और अनिश्चय में होगा कोई और कुछ, तो कोई का प्रयोग हुआ है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। विशेषण पदों के विकार, देखिए आप नए वीडियो देखते हो ना, अपनी राय जरूर लिखा करो। आपको कैसी वीडियो, ये आपको कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर कुछ आपको गलती लग रही है ना तो वो भी लिखिए कि मैं अपनी अगली वीडियो में सुधार करूँगी। कैसे मुझे पता नहीं चलेगा ना मैं कैसे पढ़ा रही हूँ। तो आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करो। ऐसे क्या है, मुझे प्रेरणा का मुझे एक अजीब सी जो है ना प्रेरणा, एनर्जी यानी ऊर्जा मिलती है अगर आप कमेंट में लिखते हो। तो लिंग और वचन, लिंग वचन और कारक, लिंग कारक, तो विशेषण पदों से भी कारक यानी विकारक में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसमें होता है लिंग वचन और काल के कारण। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 39 किस वर्ण में वर्णानुजन संधि का प्रयोग हुआ है, वर्णागम। देखिए एक होता है लोप, लोप का मतलब लुप्त हो जाना, फिर परिवर्तन, विकार होना, ये शब्द ये होते हैं। आगम का मतलब कोई नया वर्ण बीच में आ जाए, नहीं हुआ है। तो देखिए श्री छाया, ये नेट लेवल का प्रश्न है भाई, जिसने पढ़ रखा उसी को समझ में आएगा, बाकी तो चलो कुछ तो सीखोगे। श्री छाया, परछन, मर्ची, कटम, मात्र छाया। तो यहाँ जो है आपको सारे एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा मर्ची कटम, ये हो जाएगा तीसरा, इसमें कोई नया शब्द आ रहा है। फिर वह बालिका जो फूल से भी कोमल है। देखिए विशेषण के भी मैंने बताए, विशेषण के कितने भेद हैं, पहले ये बता दो विशेषण कहते किसे, जो आप सभी जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं।
परिविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे परिविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण से पहले लगेगा। अब देखिए विशेषण के, ये शायद कम बच्चों ने पढ़ा होगा, विशेषण की एक अवस्था होती है। विशेषण की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है, और तीनों आपके सामने है। मूलावस्था मतलब वाक्य सीधा साधारण होगा, उत्तरावस्था दो में तुलना होगी, उत्तमावस्था होगी जो अन्य सब से तुलना होगी, यानी दो से ज्यादा में तुलना होगी, उत्तमावस्था यानी सर्वश्रेष्ठ जैसे शब्द आएंगे। और उत्तरावस्था में दो, तो यहाँ तो फूल से ही होती है ना, बालिका और फूल की तुलना हुई है, फूल से भी कोमल है, तो इसका ये आंसर आपका ये आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 41वें प्रश्न की ओर। किस विकल्प में स्त्रीलिंग? दे भाई स्त्रीलिंग भी आप पूछ लिया गया है, और प्रत्यय भी पूछ लिया गया है, फिर आपसे एक सर्वनाम भी, विशेषण भी, सभी पूछ लिए गए, संधि भी, कोई टॉपिक नहीं बचा है। तो हर टॉपिक किसी को आप छोड़ नहीं सकते। ये लग रहा है ना किसी को भाई साहित्य में प्रश्न आते हैं, इसमें व्याकरण में नहीं आता, ऐसा नहीं है। आपको व्याकरण सिर्फ नाम की 15 दे रखी है, आपको साहित्य वाले पोर्शन में भी देखना, बहुत सारी व्याकरण मिलेगी, तो आप उसको अच्छी प्रकार से देख लें। इसमें देखिए आप जिसने टेस्ट और ताल्लुक क्या चीज़ है तो उसने नहीं पढ़ा है ना, तो वो इसको जो आते हैं ना उसको वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। देखिए मेरी ससुराल, अब देखिए कोई लड़का बोला मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, इसमें अच्छा और अच्छी लगा के देख सकते हो, वाक्य में प्रयोग करके देख, मेरी ससुराल बहुत अच्छी है लड़के ने कहा, तो उसमें बचे। अब लड़की कह रही है मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये इस स्त्रीलिंग में आएगा। ये लड़के ने प्रयोग किया है तो भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ, और लड़की ने किया है तो भी स्त्रीलिंग में हुआ है, यानी लड़के पुल्लिंग के अनुसार ये नहीं बदला, तो ये स्त्रीलिंग है। करण कारक का युक्त, जैसे अभी देखिए कर्ता कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध का के अधिकरण में पर ये वाले होते हैं। और देखिए इसमें करण जो है कर्ता कर्म करण तीसरा भेद आया कि मैं पूछा गया है, तो इसमें देखिए आप कौन सा आएगा? साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में, साहसी छात्र ने एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, इसमें नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखिए पहले ये जान लीजिए करण कारक के ये भक्ति चिन्ह कौन से होते हैं। इसमें होता है कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, तो इसमें कहीं भी से और के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये नहीं आएगा। ललिता गुरुजी से कथक सीखती है, ये भी नहीं आएगा। देखिए आपको है ना एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, अगर कारक है ना, कारक में आपको लग रहा है कि ये अपादान कारक में सिर्फ अलगाव होता है, ऐसा नहीं है। अपादान कारक होता है उसमें क्या है, दो में तुलना भी होती है, गणना और द्वेष मिलेगा वहाँ भी अपादान कारक होता है, और अलगाव वहाँ भी अपादान कारक होता है। सिर्फ आपने बचपन से ही रटते हो अलगाव होगा तो अपादान कारक, ऐसा नहीं है। अपादान कारक में गणना होगी तो अपादान कारक होगा, तुलना होगी तो अपादान कारक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा, कानों सुनी बातें सत्य होती है। इसमें देखिए के और द्वारा का प्रयोग देखिए बिल्कुल वाक्य सही बैठेगा, कानों सुनी बातें अच्छी होती, कानों के द्वारा सुनी बातें सत्य होती हैं, देखिए बिल्कुल, यानी करण कारक में साधन का प्रयोग ये होता है, तो ये इसमें ये होगा। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें आपको मलाई वाले जो है मैंने टॉपिक दिए हैं बिल्कुल। अब जिनको ये लग रहा है ना उनके लिए बता रही हूँ, जिनको ये लग रहा है कि भाई ये पेपर आ गया और मेरी तैयारी नहीं है, मैं कैसे तैयारी करूँ, अब मैं किस तरह करूँगी, तो उनके लिए है। वैसे जिसका पूरा तैयार है ना वो भी देख सकता है, ऐसी बात नहीं वो नहीं देख सकता है, क्योंकि देखिए वो टॉपिक आप अच्छी प्रकार से करोगे ना तो मेरा ये आपसे वादा है कि आप है ना 45+ नंबर लोगे। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना सबको उठा के सिलेक्ट करके भी इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो वो वीडियो जाकर आप जरूर देखिए। वो जब मिलेगी आपको, जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन घंटी वाला निशान नहीं दबाओगे ना तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, शेयर भी किया करो, क्योंकि मैं कोई पैसे नहीं ले रही हूँ, आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, और फ्री में पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि आप बस मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर देख रहे होगे तो समझ में तो आ रहा होगा, तभी आप देख रहे हो।
और बाकी की वीडियो भी मिल जाएंगी आपको। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, सारा दिन टॉपिक तैयार करती हूँ। वर्ण विचार की दृष्टि से असंगत, देखिए गलत देखना आपको असंगत, क्योंकि मैं इसको जूम कर दूंगी ना तो ये थोड़ा सा पूरा नहीं दिखेगा भाई स्क्रीन, लेकिन ये थोड़ा बड़ा पर्सन है, फिर भी कोशिश करें। वर्ण विचार की दृष्टि से गलत ढूंढ रहा है। एक स्थान से उच्चरित दो स्वर्ण के योग से निर्मित स्वर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजातीय स्वरों के से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो ठीक है, तो अब देखिए भाई, एक स्थान से उच्चरित दो स्वर्ण माने के योग से निर्मित स्वर की उत्पत्ति के आधार से, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए भाई, एक जो समान वाले वर्ण होते हैं जैसे ए आ ई दोनों मिलते हैं तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, बड़ी बन गया, बड़ा आ बन गया। इसलिए है ना, जितने भी जो मुश्किल वर्ण आते हैं ना, वो शब्द आते हुए स्टेट में पूछे जाते हैं, तो आपको बड़ा सारा प्रश्न देख के डरना नहीं है। उनको अर्थ तोड़कर उनके मतलब उन शब्दों को तोड़कर अर्थ जानने की कोशिश करें, ठीक है। जबकि भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चरित दो विजाति का मतलब होता है अलग अलग वर्ण, जैसे ए आ तो सुजाति हो गई क्योंकि एक समान जाति के, और इसमें ए और ई जोड़ दूं ना तो ए बनेगा, तो ये विजाति हो गई, ठीक है। तो ये वाले संयुक्त स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल है कि संयुक्त स्वर ए आई ओ आओ ये चार जो है संयुक्त स्वर है। और जैसे संयुक्त स्वर अलग होते हैं, संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, अक्षत्र गैस ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये वाला तो ठीक है। अब अनुस्वार व्यंजनों की प्रकृति है, जबकि अनुस्वार स्वरों की प्रकृति है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुस्वार व्यंजनों में आते हैं और अनुनासिक स्वरों में आते हैं, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। और अब देखना, ये 43वां प्रश्न हमको बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि मैं कौन सा आगे पीछे ना करवा दूं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती उसे सानुनासिक स्वर कहा जाता है, जबकि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती उसे निरुनासिक कहा जाता है। ये गलत बात है, उल्टा कर दिया इन्होंने। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से नहीं अपितु केवल मुख से निकलती है तो उसे सानुनासिक नहीं कहेंगे, जबकि जिन स्वरों की हवा मुख के साथ साथ नासिक, देखिए जिन स्वरों में मुख और नाक दोनों से निकलती है ना उसे अनुनासिक कहेंगे, और जिनसे सिर्फ नाक से निकलती है ना, सिर्फ मुख से निकलती है उसे निरुनासिक कहेंगे। तो इन्होंने उल्टा कर दिया इसको, तो ये हो जो प्रश्न ये होगा आपका, ठीक, ये हो जाएगा, मतलब ये गलत है, गलत पूछा गया। फिर देखिए आगे, इन हिंदी वर्णमाला में अभी मैंने बताया था कि स और संघर्षी व्यंजन है, ये संघर्षी भी है और इसे संयुक्त भी ये संघर्षी क्यों है, जैसे से देखिए हवा जो है ज़्यादा निकल रही है, थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, संघर्ष कर रही है हवा, तो से यानी हमारे मुख से जब उच्चारण करते हैं जो संघर्ष करते हैं तो वो या इसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जबकि छः जय सपर संघर्षी है, ये चार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना कहो उतना ही कम। इस प्रश्न की तो देखिए सपर संघर्षी व्यंजन छः ये चार ही हैं, सपर्श और संघर्षी, और सिर्फ संघर्षी पूछ लिया जाए तो से है। देखिए भाई, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, लेकिन आपको क्या है, जब समझ में आएगा जब आप थोड़ी सी मेहनत आप भी करोगे। मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही अपनी तरफ से, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि आप जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो आप उस तरीके से समझ सकते हो। अब कुछ को ये लग रहा हो कि मैडम लंबी वीडियो खींच रही है, जिसने, देखिए मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके भविष्य के लिए आपके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि वो जल्दी से निपटा दे तो समझ लो कि वो रट्टाफिकेशन है, इसका आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा। ये तो आप कहीं से गूगल पर, ये मैंने गूगल से SBSC की साइट से डाउनलोड मारे हैं प्रश्न, वहाँ भी आपको उत्तर मिल जाएंगे, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन किसी दूसरे का करवाने का मतलब ये है कि वो क्यों और कैसे आए ये समझाए, तभी करवाने का फायदा। आप खुद भी कर सकते हो ऐसे तो, लेकिन आपको पता तो नहीं चलेगा ना, और कहाँ से आए क्यों आए, तो वो भी जानना जरूरी है। हम सफ़र एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा, उस वाक्य काल से संबंधित है।
काल। काल का मतलब होता है भाई, वैसे तो ये अनेकार्थी शब्द है। काल का अर्थ होता है जैसे मृत्यु भी कहा गया है, काल को समय भी कहते हैं, अवस्था भी। तो ये काल के वैसे देखा जाए तो तीन भेद है मुख्य, तो जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और उसके भी जैसे भूतकाल के भी 6 भेद हैं, फिर भविष्यत काल के हैं, भविष्य और उसके भूतकाल के अलग हैं, भविष्य के अलग हैं, वर्तमान काल के अलग हैं। तो यहाँ आपने देखना है जो पीछे जो लगता है ना ये वाला, ये आपको बताएगा कि कौन से काल में है। काल का टॉपिक है ना बिल्कुल आसान नहीं, बहुत ही टफ, मतलब ये इतना डरना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, कि नहीं समझने का टॉपिक है। काल को मैं अगर आपको समझाना, मैं ज़रूर समझा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको सरल वाक्य बिल्कुल इसमें नहीं है वाला कोई टॉपिक नहीं है, सीधा पूछा गया है। हम सब पर एक दूसरे को समझ ले तो जीवन आसान हो जाएगा। अब आपको क्या बताइए, ये पिछला जो शब्द होता है ना वो आपको ये निर्धारित करता है कि ये कौन सा, पहचानने के लिए निर्धारित करता है। इसको पहचान में आ गया तो समझ लो आपको प्रश्न पत्र हल करना आ गया। देखिए आप, हेतु भविष्य, फिर है संभाव्य भविष्य, सामान्य भविष्य, संदिग्ध भविष्य। तो देखिए संदिग्ध होता है कि मतलब आपको डाउट हो, असमंजस की स्थिति हो, वो संदिग्ध। सामान्य मतलब बिल्कुल आसान, बिल्कुल सामान्य सी बात होगी। संभाव्य मतलब संभावना है, नहीं भविष्य में होगा या नहीं होगा। और हेतु मतलब का मतलब होता है एक कंडीशन, यानी एक शर्त दूसरी शर्त पर निर्धारित होगी। अगर ये काम हुआ तो दूसरा होगा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। तो इसमें देखिए इसमें शर्त दे रखी है। इसमें क्या है, हम सफर एक दूसरे को समझ ले तो यानी शर्त है, हम सफर एक दूसरे को समझेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, नहीं होगा तो मुश्किल होगा। तो पहली शर्त दूसरी पर निर्धारित करती है, ये है कि पहले समझ ले तो आसान है, नहीं समझा तो मुश्किल। तो ये शर्त रखी गई है। तो इसमें आएगा हेतु भविष्य। तो इसका आंसर ये, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित शब्दों में शब्दानु के क्रम की दृष्टि सही आरोह क्रम वाला विकल्प चुनिए। देखिए इसमें शब्दकोश पूछा गया है। शब्दकोश में होते हैं वर्ण के अनुसार, यानी पहले वाला जैसे ये आता है, फिर ये चांद वाला आता है, फिर ए आई, फिर स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे, फिर संयुक्त व्यंजन किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ जो है ये 6 है, ये 6 आएगा क के साथ, फिर त्र आएगा तय वर्ण के साथ, क्षेत्र आगे आएगा जय के साथ, और श्र आएगा स के साथ। ठीक है, और जो आधे वर्ण होते हैं वो क्या है, बाद में आएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है। तो अभी मैंने बताया कि 6 जो है क के साथ है आएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन है ना, ये तोड़कर बनाते हैं ना, तो इनको टुकड़ों को तोड़ना है आपको। तो देखिए इसमें पूरा है, तो इसमें हमें ज़्यादा वैसे तो हम इसी पर निशान लगा सकते हैं कि ये है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ समझने की दृष्टि से। ऐसे तो अगर हम परीक्षा में बैठे तो हम तुरंत निशान लगा दें, उसको लंबा नहीं खींचना है, लेकिन हमें ये तोड़ना है। जैसे ये 6 है, फिर ये उगान है, तो ऐसे तोड़ना है। जैसे आधे वाला क्रम है, जैसे क्रम को हम तोड़ेंगे, जैसे फिर क्या है क, इसमें आधा है, आपको लग रहा होगा क पूरा, लेकिन क आधा है, क्योंकि उसने रे को उसमें गोदी में उठाया, क आधा है, फिर रे, फिर ए, फिर मैं तो ऐसे तोड़ के देखना है, तोड़ के देखोगे तो आसान हो जाएगा। तो अभी इतना है, क्योंकि 1 प्रश्न में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और हमें कितने प्रश्न करने हैं, 75 प्रश्न करने हैं भाई। तो ये हमारे यहाँ 15 प्रश्न पूरे होते हैं। और अब चलते हैं हम साहित्य वाले पोर्शन में। देखिए एक वीडियो मैंने तार सप्तक की बनाई है, जिनको तार सप्तक में डाउट है, मैंने लैत से और पूरा गीत की तरह गाकर बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए वो भी देख सकते हैं। और एक मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई है। देखिए ये नहीं, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि पूरा सिलेबस है वो, लेकिन वो मलाई वाला सिलेबस है, उस टॉपिक को अपना एक भी नहीं छोड़ना है। उस टॉपिक वो वीडियो आप ज़रूर देखें, देखिए आप खुद को लगेगा कि वो वीडियो कैसी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो
लाइक जरूर कर दिया करो भाई। लाइक करने से क्या है, बस मुझे इतने आपसे इतनी उम्मीद है कि मुझे प्रेरणा मिल जाती है, मुझे अंदर से मोटिवेट आता है लाइक करने से भी। मेरे इतने लाइक हैं, बाकी मैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रही हूँ। और अगर आपको और प्रीवियस ईयर चाहिए ना तो मैं सारे डाल दूँगी, ठीक है। अब देखिए हम 91 वाले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा साहित्य शुरू हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ साहित्य के, देखिए इसमें है उसके व्याकरण के भी दिए हुए हैं। असंगत युगम, युगम का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। देखिए मैं आपको अगले प्रश्न बताने से पहले, देखो भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आपको ये चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, उस प्रश्न का आपको अर्थ आना जरूरी है। आपको ये सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये प्रश्न में पूछा क्या गया है। जब आपको ये पता चलेगा पूछा क्या गया तभी आप ठीक करोगे, वरना जल्दबाजी में नहीं हमारा समय चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जितने प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो पहले उसके अर्थ जानो। देखिए असंगत, संगत का मतलब होता है सही, और ए लग गया तो नेगेटिव में नकारात्मक में चलेगा, यानी नहीं ढूंढना है। असत्य है, सत्य नहीं है, असंगत है, गलत है, ये एक ही अर्थ है, यानी वो गलत है बस, ठीक है। ऐसे हरियाणा का नेट लेवल का आता है, इसको आप इतनी लाइटली से ना ले कि बिल्कुल आसान है। बाकी और हाँ, ये राजस्थान वाले इधर उधर मैं ये नहीं कह रही उसकी प्रैक्टिस मत करो अब उनकी प्रैक्टिस, लेकिन उनके पेपर भैया आसान आते हैं। आप यूपी वाला देख लेते हो, राजस्थान वाला देख रहे हो, तो आप या तो फिर हरियाणा वाले सारे करो या फिर नेट वाले करो, वो मतलब मैं आप व्यक्तिगत में राय देती हूँ, वैसे आपकी मर्जी है, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन भाई उनके जो है ना पेपर आसान आते हैं हमारी तुलना में। हमारा स्टेट सबसे जितने भी राज्य हैं सबसे मुश्किल आता है, या फिर नेट का ही आता है इसके टक्कर में, ठीक है। तो देखिए इसमें बाकी 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। गुप्त धन ठीक है भाई, प्रेमचंद का है। देखिए जी मैं आपको है ना इतनी सारी रचनाएं आप कैसे याद करोगे, इतनी सारी रचनाओं के लिए एक मैं आपको तरीका बता देती हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो को जल्दी ख़त्म कर दूँ, लेकिन आपको समझाना भी ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप किसी क्षेत्र में हारे ना, हर क्षेत्र में आपकी, क्योंकि जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं ना अस्त्र शस्त्र लेके हर तरह से जाएँ भी कि हमें किसी तरह हार ना हो, अपनी तरफ से हमें हर अस्त्र शस्त्र से तैयार होना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं रटने में, हर बार बोल रही हूँ, आपको ये भी देखना है उसका अर्थ क्या है, पूछा क्या गया है, और इतनी रचनाएं कैसे रटोगे। इसके लिए देखिए आपको है ना जो ट्रिक सीखो, ट्रिक से जितना पढ़ो इसके साथ उसको जोड़ के देखो, अपने सामान्य अपनी जो दैनिक दिनचर्या की जिंदगी उससे जोड़ो। चाहे आप कुछ भी करो, मतलब अपने तरीके से जोड़ो। दूसरे मैं बता रही हूँ वही आप सीखो। जैसे तार सप्तक वाली वीडियो मैंने ट्रिक से समझाई है भाई, मैंने अपनी ट्रिक बनाई है। अगर तार सप्तक समझ में नहीं आया तो देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैडम ने ये तो गलत है, हमें तो समझ में, तो आप अपनी तरफ से अपनी ट्रिक जोड़ सकते हो, अपने तरीके से सीखो। बगैर ट्रिक से भी सीखते हो, जिसको ट्रिक में पजल हो जाते हैं कुछ जिसको ट्रिक से पढ़ना हो ट्रिक से पढ़ो, जिसको वैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। लेकिन मैं बता रही हूँ जोड़ के जरूर पढ़ो, क्योंकि जोड़ के पढ़ते हो ना तो लंबे टाइम तक याद रहता है। अब देखिए यहाँ देखिए गुप्त धन देखो भाई, धन से सबको प्यार होता है, हर आदमी चाहता है। अब हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए वो बात अलग है, अभी हम शौक भी है, चलो हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है उसमें हमारी पहचान बन जाती है, समाज में हमारी पहचान बनती है, परिवार में बनती है, देश में बनती है, राज्य में बनती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन है ना देखो भाई हमें पैसे से भी प्यार है, क्योंकि पैसे हमारी मजबूरी है, हमारे जो जिंदगी में खाने के लिए, पहनने के लिए, कहीं जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो देखिए गुप्त धन से क्या होगा, हमें प्रेम होगा, तो ये किसकी होगी, प्रेमचंद की। जुड़ गए, आप कभी नहीं भूलोगे गुप्त धन, यानी धन से क्या होगा, हमें प्रेम होगा, तो प्रेमचंद की हो गई, ठीक है। ये तो फिर है तिरछी रेखाएं हरिशंकर परसाई। देखो भाई हमारी जो है जब जिंदगी में तिरछी जो बातें हो जाती हैं, तिरछी रेखाएं, तो हमें हरि और शंकर सब याद आ जाते हैं, तिरछी रेखाएं। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, तो ये भी ठीक है। फिर है जैसे एक बात है, जैसे व्यंग्यकार कवि कौन है, तो हरिशंकर परसाई ने सारी रचनाएं व्यंग्य पर लिखी है, तो ये भी आप नोट कर लें। ये पूछा गया परिवेश में, व्यंग्यकार कवि हरिशंकर परसाई। कुआसा अमरकांत और विविध प्रसंग, ये भाई गलत हो गया। विविध प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है।
अब देखिए हजारी प्रसाद को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हजारी प्रसाद व द्विवेदी की जितनी रचनाएं हैं उसने क्या बोला है किसके बारे में, बिल्कुल बहुत ही वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद को आप जरूर याद करें। कुछ कवि ऐसे हैं जिनको हम छोड़ दें। फिर आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो किया है ना भाई, पूरे युग का नाम है। मात्र ये इनके जन्म हुआ था 180 में 1880 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 85 में। ये मात्र 35 साल जिए थे और 35 साल में इन्होंने इतना कुछ किया था हिंदी साहित्य के लिए। पूरे युग का नाम इनके युग पर, पूरे युग का नाम इनके नाम पर पड़ गया था भारतेंदु युग, जो आधुनिक काल का प्रथम जो है भाग है। देखिए भाई, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ज़्यादा बता रही हूँ तो आप भी बता सकते हो, मैं छोटा कर दूंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं काम। तो आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखें कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना। अगर आपको ये लग रहा है ना भाई मैं बस 15-20 मिनट में जल्दी ख़त्म कर दूँ तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सिर्फ उन प्रश्नों को रटो नहीं समझो। अब देखिए इसमें पूछा गया भारतेंदु युग के मौलिक नाटक। इसमें देखिए मौलिक का है जैसे मूल, और कुछ इन्होंने नाटक रूपांतरण किए थे दूसरी भाषाओं में, और कुछ इनके मौलिक जो खुद में लिखे थे यानी उस भाषा में ही थे। तो ये सारे हैं ऐसे तो इसके, लेकिन मौलिक कौन सा है? वैसे सारे हैं ये चारों के चारों, लेकिन मौलिक कौन सा है? तो डी आला है विद्या सुंदर। अंधेर नगरी में भाई उसका वर्णन किया कि राजा पर टके शेर खाजा टके शेर बाजा, इस तरह कुछ है तो वो भी है। प्रेम चौंदनी का ये है वीरे वाला जो है वो है नाटक है। कन्नड़ की मीरा, ये देखिए भाई कन्नड़ की मीरा, ये एनसीईआरटी का पूछा गया यहाँ। तो ये तो कोई बताने का फ़ायदा नहीं है। ये भाई ये +1 में, ये +2 में, ये 9वीं क्लास में, ये 10वीं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगी ये बता कर ये 9वीं का है 10वीं का, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे क्या होगा कि ये प्रश्न बनते नहीं है कि ये 9वीं में आएगा ये 10वीं में आएगा। सिर्फ आपको कन्नड़ की मीरा लेखिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कन्नड़ कौन, किसको कन्नड़ की मीरा कहा जाए? तो अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा। महादेव वर्मा को क्या कहा है? महादेव वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा गया है, क्योंकि आधुनिक काल की छायावादी की थी। छायावाद के 4 कवि हुए हैं मुख्य, कौन से? जयशंकर प्रसाद, वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद रहे हैं। बाकी सब ने अलग अलग माना है। किसी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, किसी ने भाई जयशंकर प्रसाद को माना है, किसी ने निराला को माना है। तो मात्र ये छायावादी जो कवित्री प्रसिद्ध हुई तो महादेव वर्मा ही हुई है। और रही बात इसकी ललित आंडाल, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 93 का ए हो जाएगा महादेव वर्मा। आधुनिक युग की मीरा भी इसे कहा गया है, छायावादी ये कवित्री थी। देखिए जो मैं मुंह से बोल बोल कर बता रही हूँ वो प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ, उनको भी आप ध्यान से, क्योंकि एक प्रश्न में मैं कम से कम कोशिश कर रही हूँ कि 5-6 मैं यहाँ नाम 75 के, मैं आप कम से कम आपके 150 प्रश्न करवा दूंगी और ज़्यादा ही होंगे बल्कि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीपन, स्थायीपन और धुंध के बजाय संयम और परिष्कार साफ सुथरा है? आलोचकों ने किस कवि के लिए कहा कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीपन, वैचारिक द्वंद है? देखिए 1 मिनट, साफ सुथरापन है। तो देखिए इसमें राजेश जोशी, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, उमाशंकर जोशी, ये सारे के सारे कवि एनसीईआरटी के कवि हैं। इनको आप जरूर याद करें। देखिए एनसीईआरटी के आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो ध्यान से पढ़ने हैं। तो देखिए उसने कहा कि उन कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारीपन, स्थायीपन और वैचारिक द्वंद के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो यहाँ आपने देखा है कुंवर नारायण के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? ये बार कुंवर नारायण के बारे में कहा गया है ये बात। देखिए इनके उपनाम है ना, उपनाम भी करने हैं, उपनाम बहुत पूछे गए हैं। उपनाम अगर आपको ना उपनाम पे चाहिए ना एक वीडियो, तो मैं उपनाम पर भी वीडियो बना दूंगी और ट्रिक से बनाऊंगी। तो देखिए मनोहर श्याम जोशी को क्या आपके लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया, ये तो साफ कर दिया है कि
कि मनोहर श्याम जोशी को किस पत्रिका मतलब कविता के लिए मिला, क्या आपके लिए मिला, ये तो इन्होंने खुद ही बता दिया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि किस वर्ष मिला और कौन सा पुरस्कार मिला, ये बता दिया। तो ये भी आपको इसमें खुद 3 बन रहे हैं। देखिए, मनोहर श्याम जोशी को किस मतलब कविता के लिए मिला है, क्या आपके लिए मिला है, और कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। अब ये पूछा है कि इन्होंने 2 तो बता दिए, तीसरा प्रश्न बन रहा है कि कौन से सन में मिला है, तो 2005 में मिला है। अब देखिए, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी। देखो, अब क्या आप में पीछे प्यार आया तो 5, क्या आप यानी प्यार है ना, तो पै का मतलब 5, क्या पै का मतलब 5, 2005। देखिए भाई, मैं जोड़ जोड़ कर पढ़ा रही हूँ, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्या है कि आप जब सामान्य ऐसे जोड़ कर पढ़ोगे ना तो भूलोगे नहीं, ऐसे तो भूल जाओगे आप। बहुत सारी रचनाओं पे साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास पुरस्कार मिले। देखिए, जिसको है ना, अगर कोई प्रथम रचना है या साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, वे अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको चाहिए उस पर वीडियो तो मैं उस पर भी बना दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, अब जोड़ के देखिए इसको। जगत विनोद क्या है, पद्माकर की है। कृपाकंद किसकी है, घनानंद की है। और फिर सुजान विनोद किसकी है, देव की है। और दूषण किसकी है, भूषण की है। अब देखो, अब ये जोड़ लिया। अब देखिए, इसको मैं बताती हूँ कैसे आया है। देख, जगत विनोद पद्माकर होगा। अगर आप ना, आपको एक भी आ रही है ना, तो उसको देख ले ये किससे मिल रहा है, ऐसे ऊपर करके देख ले किससे मिल रहा है। तो अगर वही आपको 100% पता है ना, तो वही निशान लगा दें और आगे बढ़े। आपको व्यर्थ में टाइम भी खराब नहीं करना, क्योंकि अपने समय की भी एक सीमा होती है। आपको सीमित समय मिलता है, उस सीमित समय में आप प्रश्न को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि ऐसा नहीं कि आप सारे मिलाते रह जाओ और आपका जो है टाइम बेकार चला जाए और प्रश्न आपका छूट जाए, ऐसा। लेकिन मैं तो आपको समझाने की दृष्टि से करवा रही हूँ, इसलिए मुझे सारे करवाने पड़ रहे हैं। अब देखिए, तो मैंने बताया था कि कृपाकंद। देखिए, कृपाकंद हर आदमी है ना, अपने जीवन में क्या चाहता है कि मेरे जीवन में कृपा ज़्यादा हो जाए भगवान की, तो घना कृपाकंद, घनानंद। ठीक है। सुजान विनोद, विनोद में क्या आ रहा है, देव। ये लास्ट में द आ रहा है, विनोद लास्ट में द आ रहा है, तो द को द से जोड़ दिए। अब सुजान लगते ही कुछ बच्चे तो क्योंकि उन्हें तो लग रहा है ना कि सुजान तो भाई घनानंद ने, सुजान के बारे में तो घनानंद ने ही लिखा है, तो आप तुरंत घनानंद लगाओगे। और जिसने पढ़ा वो तो जान जाएगा, और जिसने ट्रिक से पढ़ा वो भी। लेकिन किसको जल्दबाजी में जो ऐसे मोटे मोटे पढ़ के निकल जाता है, वो तो गलत करेगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक से बताया, अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। सुजान विनोद में लास्ट में द आ रहा है, तो ये देव की है, इसमें भी द है। और दूषण, दूषण से जोड़ना भूषण, दूषण भूषण, तो इसको इससे जोड़ लेंगे। तो इसका जो है आपका आंसर बनेगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप खुद करके देख लेना, इसका आएगा ए। ये भाई बार बार, एक मिनट माफ़ कीजिए, थोड़ा सा आपको तकलीफ हुई, इसमें ए आएगा। ठीक है। अब चले भैया आगे। तो हमारे 96 तक हो गए, 97 वाला चल रहा है अभी। अब देखिए, भारत मित्र पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती थी। देखिए, पत्रिकाएं ना किस सन में प्रकाशित हुई, कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन थे, ये पूछ लिया गया। तो आप पत्र पत्रिकाएं भी जरूर पढ़ें। तो यहाँ ये हो जाएगी भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, ये संपादक इसके रहे बाल मुकुंद गुप्त। फिर चले अगले वाले में सूरदास, और ये आरोही और अवरोही में लिखे गए हैं। ये नहीं आरोही बढ़ते में पहले किसका फिर किसका फिर किसका, ये इसमें पूछा गया है। तो आप देखिए, सभी रचनाओं के कवियों के जन्मदिन याद नहीं रहते हैं, आपको मुख्य मुख्य जरूर कर ले। जो इतनी सारी कविताएं हैं किस सन में लिखी गई, इतने सारे नाटक उपन्यास, जो मुख्य मुख्य बार बार वही करे। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं भाई मेरे तो सन याद नहीं रहता, मैं नहीं करूँगी, 1% मैं गलत कर दूंगी, ऐसे कितने % छोड़ोगे आप। लेकिन जो मुख्य मुख्य है ना, उनको आप जरूर कर देंगे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है।
तो इसमें मुख्य मैंने कहा, इसमें देखिए इसमें आएगा आपका डी आएगा। जो सूरदास है इसका जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी इसकी 1583 में। बाकी है उसके बाद ये है, फिर उसके बाद जो सबसे छोटे थे रसखान थे। ये उतरते चढ़ते क्रम में ध्यान रखें। असंगत, फिर वही असंगत विकल्प का चयन करिए। तो इसमें आपको गलत ढूंढना है, बाकी सही है। स्वस्तिक होता है सतिया, ये तो ठीक है। जैसे देखो ये ऐसे बनाते हैं स्वस्तिक, ये वाला बुना बुझा हुआ, बुना बू से बुझा हुआ, बू से बुझा, बू से बुना, ये भी ठीक है। तस्तपा, ये तपते 10 दिन, ये भी ठीक है। बाजी, बाजी भाई 10 दिन ही होता है, ये गलत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। इसमें त्रिलोक इस कथन पर कहाँ है। देखिए इसमें है एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक उसमें अमीर परिवार का बच्चा है। तो इसमें क्या है कि एक लोहार का बेटा है और उसके बेचारे को मतलब ये कुछ पहाड़ नहीं आ रहे हैं। तो उसमें मास्टर कह रहा है त्रिलोक इस कथन को, त्रिलोक यहाँ पर टीचर यानी अध्यापक है और वो लोहार का बेटा उससे कमेंट यानी व्यंग्य करता है इस तरह की। तो ये वे कई बार हमें है ना, जैसे हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हो जाता है कि है ना, हमें जब नौकरी नहीं मिलती है ना और जब हम ज़िंदगी में कामयाब, चाहे हमारे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी टैलेंट हो, तो बहुत मतलब वही बात है, बहुत तीखे व्यंग्य किए जाते हैं। वो आप सब सहन कर भी रहे होंगे क्योंकि दैनिक भी इसमें हर तरह के लोग हैं और हमें मजबूत रहना है, सबकी बातें नहीं सुननी है और उन बातों को सुननी है लेकिन अमल नहीं करना है। इतना अमल करना है, इतना अमल करें बस हमारे लिए वो सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक नेगेटिव में चला जाए। वो ये नहीं हुआ तो वो क्या कहेगा, वो नहीं, अपने हिसाब से चलना है। किसी की बात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है और ना ही गिरना है, मजबूती से खड़े रहना है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नज़दीक है। तो ये जबान का, यानी उसने जबान का बहुत कड़ा चाबुक मारा है। देखिए तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यानी वो लोहार का बेटा है ना, तो उसको लग रहा है कि लोहा पीट पीट के लोहा भरा है और तेरे में विद्या का ताप, विद्या कहाँ से आएगी। तो एक तरह से ये चाबुक मारे। चाबुक होता है मतलब कि एक अच्छी जो भारी भरकम वो होती है, ऐसा चाबुक जो जिसको कोड़ा बोला जाता है, जिसको चाबुक इस तरह से। तंग आ गया हूँ बड़ों की अलपता से, जी रहा हूँ देख छोटे की बड़ाई, प्रसिद्ध कैमरे चेताएं। देखिए भाई ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया, तो एनसीईआरटी की बुक आप जरूर पढ़ें। अब मैं ये बताऊंगी +1 की या 2 की, तो इसमें ये नहीं पूछा जाएगा ये +1 से आया है या 2 से आया है या 9वीं से 10वीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किसने बोला है, किस पार्ट से पूछा गया है। तो देखिए ये उमाशंकर जोशी की जो है रचना उससे आया है, तो उमाशंकर जोशी के। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये किसने बोला है और किसके बारे में यही रटना है, कोई अर्थ, इसमें कोई अर्थ नहीं जानना है। देखिए अब 102 का है, मियां नसरुद्दीन किस शब्द किस संग्रह से लिया गया है। मियां नसरुद्दीन है ना, वो कृष्णा सोबती का वो है, कृष्णा सोबती ने लिखा है। मियां नसरुद्दीन यानी वो है ना कि मतलब 52 ऐसे 56 कुछ ऐसे प्रकार की रोटियां, नान बाई है ना, इतने प्रकार की रोटियां बनाता है, जैसे रुमाली रोटी ऐसी। तो उसे है ना अपने यानी अपने जो है उसे वो मानता है कि हमारे जो पूर्वज है ना, जो परंपरा है उन उस कार्य में हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, यानी उस कार्य में हमें मजबूत होना चाहिए, ना कि और वो जो पत्रकार होते हैं उससे खिंचता है कि ये तो फ्री का वाला काम है। तो इसमें कौन से शब्द संग्रह से, हमसमत से लिया गया है। यानी मियां नसरुद्दीन जो शब्द चित्र है, शब्द चित्र किस संग्रह से संकलित है, ये असमत में संग्रहित है और ये कृष्णा सोबती का है। मियां नसरुद्दीन में हरिणी को नैनाते हरणी नैना किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखिए भाई अलंकार भी ये नहीं कि आपने मोटे मोटे कर लिए, ये यमक है, ये सलेस है, ये अनुप्रास है। अनुप्रास के भी 5 भेद हैं, उनको भी अलग अलग से करिए, ये नहीं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो 103 का आपको बताना है कि 103 में कौन सा होगा। हरणी यानी में 2 अलंकार है, पहले बता देती हूँ इसमें कितने हैं, 2 अलंकार है। हरणी के नैनो नाते हरणी ते नैना, यानी यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द के 2 यानी अलग अलग अर्थ हो गए। और श्लेष में क्या होता है, चिपका हुआ था, शब्द एक बार प्रयोग होगा
लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे, यानी एक शब्द में दो अर्थ चिपके होंगे, 2 या 3। और यमक में क्या होगा, यमक में शब्द भी 2 होंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। यमक और श्लेष में काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, तो मैं बता देती हूँ कि श्लेष में एक बार होगा, लेकिन उसमें क्या शब्द एक होगा, उसके अर्थ 2 या 3 हो सकते हैं। और यमक में क्या होगा, शब्द भी अलग अलग होंगे। देखा, हरनी के नैनो हरनी इतने, इसमें ये अलग अलग यमक अलंकार भी है और प्रतीत अलंकार भी है। ये तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। प्रभु पलाप सुनी कान बिकले बानर निकर आई गवन मान किम करना मैं भी सरसा। तो इसमें छंद पूछा गया है। छंद में क्या, छंद में जैसे कुछ मात्रिक सम होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, कुछ अर्ध सम अर्धवर्णिकी वाले जैसे बता रहे हैं। जैसे दो है, उसमें सम अर्ध सम है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कितने प्रयत्ति होती है। तो देखिए इसमें पहला और तीसरे में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो दोहा का उल्टा सोरठा, रोला सोरठा उल्लाला, इसमें आएगा सोरठा आएगा। आप इन मात्राओं को गिन लीजिए। जकी उपनाम से कौन से कवि ने उर्दू लिखते, जकी उपनाम से हिंदी में कौन से कवि उर्दू में लिखते थे। अब देखिए, कोई उर्दू में लिख रहा है, कई नामों से लिखते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद हैं तो वो उर्दू में नवाब राय में लिखते थे, और धनपत राय से भी उन्होंने लिखी है, नवाब राय में उर्दू में लिखते थे। शुरू में वो धनपत राय से लिखते थे, फिर वो प्रेमचंद हिंदी में प्रेमचंद नाम से। तो प्रेमचंद के भी 3 नाम हुए हैं, नवाब राय, धनपत राय, प्रेमचंद। और इसमें है जकी नाम से और उर्दू में लिखते थे। ये भी पूछ लिया जाता है, जकी नाम से किस भाषा में लिखते थे, तो उर्दू में लिखते थे। जकी उपनाम किसका था, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी, ये होगा इसका नाम। बाकी उपनाम पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। उपनाम से वो जैसे निराला का उपनाम क्या था, महाप्राण था। फिर प्रकृति के चितेरे या प्रकृति के सुकुमार के कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये सब बातें, ये इसमें बहुत सारे उपनाम पूछे गए हैं, तो उपनाम भी जरूर पढ़ लेना। देखिए, जैनेंद्र की पहचान हिंदी साहित्य में एक गंभीर कथागर चिंतक के रूप में है। तो आप सभी जानते हैं कि जैनेंद्र की है भाई। फिर साहित्य का श्रेय प्रेरण के विचार, इसमें असंगति ने गलत चुनना है, पहले इसको अंडरलाइन करो। साहित्य का श्रेय प्रेरण के विचार प्रधान निबंध, ये बिल्कुल सही है भाई। इनके जो निबंध है ना, वे विचार प्रधान है, सोचने मनोविश्लेषणवादी भी की तरह है। ये वातायन और नीलम देश की राज्य के नयन के उपन्यास है ये। और जैलेंद्र निधन हुआ था, तो इसमें है ना जैनेंद्र का, इसमें ये वाला गलत है। इसमें वातायन उपन्यास नहीं है, शायद इनकी ये कहानी है इनकी, तो इसका ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं जैनेंद्र और एक ईला चंद्र जोशी, ये पूछ लिया गया है। ये दोनों है ना, एक और भी है मनोविश्लेषणवादी भी है। ये पूछ लिया जैनेंद्र किस प्रकार के कवि हैं, तो ये मनोविश्लेषणवादी हैं, विचारक है। और वो ईला चंद्र जोशी भी मनोविश्लेषणवादी हैं, तो आप उनको ये भी याद रखें। द डायरी यंग गर्ल में अंग्रेजी के 19वां में एन फ्रैंक की डायरी मूर्त किस भाषा में प्रकाशित हुई, तो भाई ये भी एनसीईआरटी से है कि जब हिटलर यहूदियों पर अत्याचार कर रहा था ना, तो उस समय वो एक लड़की थी 12 साल की, वो बेचारी कैद में रहती है और वो है ना कुछ कर नहीं पाती, बस अपनी डायरी जो उसके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है ना, तो वहाँ पर वो लिखती रहती है। फिर क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद है ना उसके पिता उस डायरी को मतलब प्रकाशित करवाते हैं, और वो लगभग 300 के आसपास जो है ये जो भाषा उनमें छपती है, वो बहुत प्रसिद्ध होती है। फिर वो लड़की, और सिर्फ तो क्या एक बच्ची है जो इतनी घटनाएं लिख रही है, रोज़ रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वो क्या छोटी बात है। तो शुरू में जो है ना इनकी मूल भाषा डच थी, बाकी तो ये बहुत सारी भाषाओं में छपी है, लेकिन जो उसने लड़की ने जो लिखी थी वो डच भाषा में लिखी थी, तो इसका आएगा डच भाषा में लिखी थी। ये है ना उसमें है एनसीईआरटी में, तो इसको आप पढ़ोगे खुद तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अब असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए, फिर वही अंडरलाइन करें कि क्या पूछा गया है।
बामन वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ, वह ताल 25 श्रुति मिश्र, संगारस मंडल नाभादास, अगन मातमे बैकुंठ मनवी। तो इसका देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा। 252 वैष्णव की वार्ता, ये बिल्कुल ठीक है, ये गोकुलनाथ की है, बहुत बार पूछी गई है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ है। वह ताल 25 श्रुति मिश्र, ये भी है, ठीक है। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण रचना है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। और अगन मातमे बैकुंठ मणि शुक्ल, देखिए यहाँ मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे महात्म्य, ये पहले तो इसको ध्यान से पढ़ो, ये महात्म्य है ना, ये बहुत शुद्ध शुद्ध में पूछा जाएगा। महात्म्य में तय भी याद आएगा और मैं भी याद आएगा, और दोनों आगे पीछे आएंगे, लगातार आएंगे, यानी महात्म्य। इसको आप शुद्ध शुद्ध देखो पहले तो ये चीज। इसकी बैकुंठ मणि शुक्ल, यानी जो महात्मा होंगे वही बैकुंठ में जाने की सोचेंगे। तो इसकी ट्रिक तो ये बना दी है। अब देखिए संगार रस मंडन है ना, ये नहीं है भाई, संग इसकी ये संगार नाभादास की नहीं है। नाभादास की जो एक रचना हुई है भक्तमाल, वो भी बहुत फेमस रही है, बहुत प्रसिद्ध रही है भक्तमाल नाभादास की, तो आप उसे भी याद कर लें। ए जीवन के पारावार बादल राग कविता में तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये भाई ये जीवन के पारावार आड़मा से याद है। ये बादल ये है ना, निराला ने, निराला को भी पूछ लिया जाता है क्रांतिकारी कवि कौन है, तो निराला है ना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत विवाद सहन करे भाई, वो बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे ये कहा जाए तो। उसे क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, निराला को। उन्होंने बहुत अपमान विरोध सहन किया अपनी जिंदगी में, बहुत लोगों ने, जैसे उनकी है ना ये रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली है ना, उसने छापने से मना कर दिया था भाई, ये नहीं है। बाद में बहुत फेमस हुई थी, सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। तो ये पूछ लेता कि किस कवि ने उनकी रचना को छापने से मना कर दिया था, तो आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और कौन सी पत्रिका में मना कर दिया था, तो सरस्वती में मना कर दिया था। लेकिन बाद में मुखछंद के भी वो कवि रहे हैं निराला, तो मुखछंद के पहले कवि निराला है। तो ये मैं जो बता रही हूँ मुख से, ये भी वही वेद महत्वपूर्ण, इसको भी आप ध्यान से सुने। तो बादल राग के लिए जीवन के पारावार प्रयोग है, बादल राग के लिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। उन्होंने बादलों को संबोधित किया है। पर आगे चलते हैं। सैर सभी से मुक्ति बोध ये कविता किस संकलन में संग्रहित है। देखिए भाई आगे बढ़ने से मैं बता देती हूँ, अगर कोई नए जो आए हैं, नए कैंडिडेट आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि अगर मैं जो वीडियो डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कल मैं लाइव आ रही हूँ 8:30 बजे, वो वीडियो मैंने डाल रखी है, आप है ना वो भी जरूर देखें। 8:30 बजे आ रही हूँ मैं 27 तारीख को लाइव। किसी को कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। शहर स्वीकारा मुक्तिबोध ये कविता किस संकलन में संकलित है, तो शहर स्वीकारा किसकी है, मुक्तिबोध की है। अब देखिए चांद का मुंह टेढ़ा किस संकलन में वैसे तो ये सारे इसी की हैं, सारी रचनाएं इसी की है, लेकिन जो शहर स्वीकारा है ना वो किस में है, तो शहर स्वीकारा है भूरी भूरी खाक की धूल, ये आएगा भूरी भूरी खाक की धूल में शहर स्वीकारा मुक्तिबोध की कविता इसमें संकलित है। असंगत, फिर वही असंगत पूछ लिया गया भाई। शिरीष के फूल, काले मेघ का पानी, देशन समन, भक्तिन समृद्धि की रेखाएं, बादल राग। तो यहाँ जो है बादल राग अनामिका किसकी है, निराला की, ये भी ठीक है। भक्तिन किसकी है, और समृद्धि की रेखाएं ये भक्तिन है महादेव वर्मा की, ये भी ठीक है। काली मेघा पानी देशन सण ये धर्मवीर भारती की है, ये भी ठीक है। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है भाई, और ये है, ये गलत है। शिरीष की फूल हजारी ये कल्पद्रुम में नहीं है, तो ये गलत चुनना था। फिर आप गोरखपुरी का मूल नाम का देखिए भाई, फिर पूछ लिया गया है उपनाम, मैंने कहा था ना उपनाम बहुत है। ये रघुपति सहाय फिराक, इसको फिराक को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये बिंदी ये जो फारसी के शब्दों में लगती है, उर्दू और फारसी के शब्दों में। निम्नलिखित में से कवियों को जीवन काल की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए, तो पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसे करना है। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा 3, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, राधा कृष्ण, ये सबसे छोटा नवनीत है। जो प्रताप नारायण भाई 56 इंच का जिसका सीना होगा वही प्रताप होगा, यानी 1856 में इनका जन्म हुआ था। जगमोहन का हुआ था 1857 में, और राधा कृष्ण का मुझे ध्यान नहीं, इनका या शायद इनका होगा
59 के आसपास होगा। लेकिन 1856 में प्रताप नारायण यानी 56 इंच का जिसका सीना का उसी का प्रताप होगा। और जगमोहन 1857। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मैं उन्मादों का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। ये पंक्तियाँ किस रचयिता की है? पहले तो तुम रचयिता देखो। रचयिता शुद्ध शुद्ध में बहुत पूछा गया है, यानी रचयिता बहुत पूछा गया है शुद्ध शुद्ध में। ये कैसे इसका ये शुद्ध बनेगा? ठीक है, पहले शुद्ध शुद्ध इसका रचयिता को ऐसे रचयिता शुद्ध लिखा जाता है। रचयिता ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। आप उसको शुद्ध शुद्ध अशुद्ध में देखो पहले तो। ठीक है, तो इसका आएगा 114 का डी, हरिवंश राय बच्चन। मैं उन्मादों का उन्माद लिए फिरता हूँ और उन्माद में अवसाद लिए। हरिवंश राय बच्चन है ना, ऐसे 6 और रोमांस के कवि किसे कहा गया है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। 6 और रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा गया है। तो ये भी किसको क्या कहा गया ये भी याद रखना है। प्रेमाख्यान काव्य के परंपरा में संबंध में कथन छाटिए। तो इसमें आपको कथन छाटना है। प्रेमाख्यान असंगत, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। माधवानंद कामकंदला मुख्य 2 चौपाई में शैली में रचित है। माधवानंद कामकंदला किसमें है? दोहा चौपाई में। तो ये बिल्कुल ठीक है। और माधवानंद कामकंदला वेद महत्वपूर्ण है। ये किसकी है? आलम की है भाई। किसकी है? आलम की है माधवानंद कामकंदला। अनुराग बांसुरी रचित नंदास है। ये गलत है भाई। अनुराग बांसुरी है ना, वो उसकी है, अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। तो देखिए अब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। माधवानंद कामकंदला, माधवानंद का आलम की, उसमें ए आ रहा है और आलम में भी लास्ट में ए आ रहा है। माधवानंद कामकंदला आलम की है। और अनुराग बांसुरी यानी अनुराग का मतलब हो जिससे हमें प्रेम हो, अनुराग हो। तो देखिए अनुराग नूर मोहम्मद। तो देखिए जिसमें हमें मोह होगा ना, और जिसके नूर पर हमें अनुराग आएगा तो उसी के लिए हम बांसुरी बजाएंगे। तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की हो जाएगी। और ये रूप मंजरी है ना, ये इसकी है, नंदास की है। रूप मंजरी नंदास की है। उस उपजे का रचनाकार से एक निश्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी गलत है, बाकी सही है। ये भी सही है। रूप मंजरी में प्रेम का वर्णन हुआ है। और ये किसकी है? नंदास की है। उस उपजे लेखा से एक निस्सार की है। फिर है 2116 का। देखो तार सप्तक मैंने बताया था, मैंने तार सप्तक का बहुत अच्छे से समझाया है, पूरे लय और गीत के साथ और ट्रिक के साथ। देख लेना उस वीडियो को जाकर। वो वीडियो आपको जब मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबा दो। वीडियो एक बार मैं ये नहीं कह रही कि किसी और ने नहीं करवाई, लेकिन आप है ना खुद, अगर आप खुद देखोगे ना आपको खुद ये लगेगा हाँ मैडम ने बहुत अच्छा करवाया है। तो तार सप्तक की वीडियो आप ज़रूर देखें। मैंने खुद कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि ये तार सप्तक हमें याद नहीं हो रहा, क्योंकि हर में 7-7 कवि है और 4 तार सप्तक हुए हैं, तो कितना रटोगे। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, वो आप जाकर देखें। किसी को डाउट है, और भाई जिसको याद है वो नहीं भी देख सकता है, जिसका टॉपिक क्लियर है। लेकिन जिसको लग रहा है कि देखने की ज़रूरत है तो वो देखें। हरिनारायण व्यास ये नहीं आएगा, दूसरा तार सप्तक हरिनारायण व्यास नहीं है। बाकी है ना ये जो नरेश मेहता भी दूसरा तार सप्तक का है, धर्मवीर भी दूसरा का है, रघुवीर भी दूसरा का है, हरिनारायण व्यास नहीं है भाई। स्फीति में बारिश किसकी विद्या है? देखिए हम दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमें दैनिक जीवन से जरूर जोड़ना, नहीं कितनी रचनाओं को हम ऐसे रटेंगे और फिर भूल जाएंगे। रटाफिकेशन थोड़ा दिन याद रहती है, लेकिन हम उसकी ट्रिक और अपने दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। देखिए स्फीति में बारिश, अब देखिए ये यात्रा वृत्तांत है।
अब ये कैसे पड़ा, ये कैसे पता चला भाई ये यात्रा है। देखिए स्फीति में आपको लगेगा जब हम कहीं जाएंगे तो तभी तो हम पता चलेगा कि वहाँ पे बारिश, स्फीति में बारिश हो रही है। अगर हम जाएंगे नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा। तो यात्रा यानी वो गया है वहाँ उस जगह पर और फिर वो बता रहा है कि स्फीति में बारिश हो रही है, तो ये यात्रा वृत्तांत है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि स्फीति हो गया है और तभी उसको पता है कि स्फीति में बारिश हो रही है। अष्टचाप के लोकप्रिय कवि नंददास को किसने दीक्षित किया? ये अष्टचाप वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई, अष्टचाप वाला आप नहीं छोड़ सकते। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें ये मुख्य मुख्य टॉपिक आपको कौन कौन से करने हैं वो वीडियो भी आप जरूर देखें, उसमें पता चला है मलाई वाला। अगर वो टॉपिक आपने कर लिया ना तो आपके 45-50 नंबर आ जाएंगे। आपको इतनी हिंदी है लंबी चौड़ी, कितना रटोगे, कितना पढ़ोगे और फिर साफ के साफ भूल जाओगे। तो आपको कहना है महत्वपूर्ण कर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये नहीं आप आगे पढ़ते जाओ पीछे का साफ होता जाइए, ऐसा नहीं करना है। तो ये गोसाई विठलनाथ ने, इन्होंने नंददास को गोसाई विठलदास ने दीक्षित किया था। जैसे इसमें होता है कसपक में पहले वाले आ जाएंगे, बाकी के पीछे में आएंगे। इसको मैं ट्रिक से करवा दूंगी अगर आपको डाउट हो रहा है तो। अब चलते हैं 100 कितने हो गए थे हमारे, ये तो हमारा हो चुका था, माफ़ कीजिए भाई थोड़ी सी हाथ लगने से जल्दबाजी में हो गया ये। अब कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी। ये हो गया था 17 वाला भी हो गया था, 118 वाला भी हो गया था, 119 पे पहुंच गए थे हम। श्री रघुपति नाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 खंड न जानी परी, तेलिन तूने तुरी जन जरी जरी लंकाई जरी। पश्चिम रचना का अंश क्या है? देखो भाई इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये है ना, रघुपति प्रताप रुई 10 खंड ने जानी परी, तेलिन तुली ने जनी जरी लंकाई जरी। ये है ना रामचंद्रिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामचंद्रिका से लिया गया है। और इसमें क्या है, रामचंद्रिका किसने लिखी थी? केशवदास ने लिखी थी। कठिन काव्य का प्रेत कौन है? केशवदास है। कठिन गद्य का प्रेत कौन है? अज्ञेय है। ये भी आपको याद रखना है। और रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। कईयों को इसमें डाउट होता है भी रामायण राम राम दोनों आ रहा है, तो रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। रामायण किसकी है? महर्षि वाल्मीकि है। हनुमान बाऊ किसकी है? ये भी उसकी है, तुलसीदास की है। और ये हनुमान बाऊ का ना, ये इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने रोग निवारण के लिए लिखी थी हनुमान बाऊ। ये कितने हो गए? 119। अब हम चलते हैं 120 की तरफ। देखिए ये आता है ना, तो ये नेट में आता है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं नेट में, क्योंकि हमें करना पड़ेगा भाई, ऐसे नेट का है लेकिन ये क्या करे, हरियाणा वाले नेट लेवल का ही देते हैं हम। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में पैठ है, जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रश्नों न चुक समझ है। देखिए ये बात तो एक मिनट, हाँ, तुलसीदास की लोक कवि किसे माना गया, ये भी प्रश्न आता है। तो तुलसीदास को लोक व शास्त्र की दोनों में पैठ है भाई। उन्हें लोक जीवन है जो सामान्य जनजीवन पर भी लिखी है, शास्त्र पे भी लिखी है। जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति, यानी मार्मिक जो जीवन और जगत, मार्मिक जो प्रसंग है ना, जो करुणा भरे, वो भी लिखे हैं इन्होंने। और इसके साथ तुलसी लौकिक व दार्शनिक सभी द्वंद्व विचित्रण क्या, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया अभी दैनिक जीवन की जो बातें वो भी लिखी है, और दार्शनिक जो है ज्ञान वाली बातें वो भी लिखी है, लेकिन उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख है, लोकोन्मुख नहीं है। ये गलत बात है भाई, क्योंकि उनकी भक्ति शास्त्रोन्मुख भी थी, लोकोन्मुख भी थी। शास्त्रोन्मुख का मतलब होता है ज्ञान पर आधारित, और लोकोन्मुख होता है जो सामान्य जनजीवन आम जीवन पर भी लिखी थी, दोनों पे लिखा था। तो इसका आंसर आएगा, यही आएगा भाई, ये आधी, ये बिल्कुल सही है। और ये आंशिक रूप, आंशिक का मतलब होता है आधा सही और आधा गलत। तो उसमें जो आर था वो आधा गलत था, आधा सही था, ए तो पूरा सही था। भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है? अब नहीं है पूछा गया है। गांभीर्य, सैसव, कुटिल, खुजलाहट। अब बताइए भाई, गंभीर से बना है गांभीर्य, ठीक है। शिशु से बना है सैसव, ये भी ठीक है। खुजली से बना है खुजलाहट।
तो ये भी सही है। देखिए जब हम भाववाचक संज्ञा किसी भी 5 प्रकार से बना सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा, यानी जातिवाचक के शब्द हैं, विशेषण के, ऐसे जो भी शब्द है क्रिया के हैं, विशेषण के हैं और जातिवाचक के, उनमें हम प्रत्यय लगाकर उनको क्या बना सकते हैं, भाववाचक बना सकते हैं। तो इनमें सब में प्रत्यय लगाया और ये भाववाचक संज्ञा है। कुटिल में नहीं लगाया, जैसे शिशु से हो गया शैशव, गंभीर से हो गया गांभीर्य। चलिए 122 पर चलते। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय का बना शब्द किस विकल्प में है? देखिए यहाँ देखिए जो प्रत्यय होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से बनते हैं कृत प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं। तो इसमें देखिए अप और तद्धित प्रत्यय के भी कई भेद हैं। अप्रत्ययवाचक पूछा गया है, तो इसमें अप्रत्ययवाचक कौन सा है? 122 का सी है, इसमें अप्रत्ययवाचक हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया में लगते हैं। बाकी जो है, बाकी जितने बच गए सारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में वो क्या है, उसमें लगेंगे, तद्धित प्रत्यय होंगे वो। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले? देखिए राम नाम का पीताम्बर तन में डाले, ने वाक्य में प्रयोग करके पूछ लिया है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको लग रहा है ना किसी नहीं, व्याकरण तो 15 नंबर की पूछी जाएगी और हम साहित्य का कर लेते, साहित्य 60 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन क्या है कि साहित्य में भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो व्याकरण के बहुत सारे क्या कम से कम 10 से ऊपर पूरे क्वेश्चन आए हैं, यानी आपकी व्याकरण कम से कम 25-30 नंबर की आ रही हैं। तो व्याकरण को ना छोड़ दें आप कि साहित्य पढ़ते रहो और व्याकरण को छोड़ दो और लगे कि आपको नंबर आए 30, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? देखिए पीताम्बर, राम नाम का पीताम्बर यानी राम नाम का वस्त्र, राम पीताम्बर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, तो इन्होंने राम नाम का वस्त्र बता दिया है। तो इसमें क्रमधारी आएगा। अगर अकेला पीताम्बर आ जाता ना या किसी देवता के लिए तो इसमें बहुव्रीहि समास होता, तो इसलिए यह क्रमधारी आएगा, पजल नहीं होना है। अगर ये अकेला पीताम्बर पूछा जाए तो ये अकेले पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि लगाओगे, इस बात का ध्यान दें। अब यहाँ क्रमधारी होगा। अब देखना है हिंदी लेखक मंडली किस भाषा की चुटीले मुहावरेदार हैं। अब देखिए लेखक मंडली में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है? चुटीली और मुहावरेदार हैं। सदा सुखलाल की, इंशाअल्लाह खा की, लल्लू लाल की, सदल मिस्र की। तो इसमें ऑप्शन आएगा इंशाअल्लाह खा है ना, उसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है। तो इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं 125 की तरफ। देखिए यहाँ भी आया है, यहाँ भी उपसर्ग पूछ लिया गया है। उपसर्ग किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं कि जो उपसर्ग और प्रत्यय, एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय है ना शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होते हैं और ना कि पूरा शब्द होते हैं, यानी शब्दांश होते हैं। पूरे अपने आप में ये कोई शब्द नहीं होते, शब्दों के आगे पीछे लगते हैं। जो पूर्व में लगते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो इसमें देखिए परा का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है। तो इसमें देखना है, जैसे पराजिका इसमें हुआ है, पराध्वनि, परा देखिए मूल शब्द को अलग करने देना है और प्रत्यय को अलग, परा हमने अलग किया तो ध्वनि बच गया, ठीक है, या परा हमने अलग किया तो भूत बच गया। और ये है परांतक, इसमें डी होगा, पर प्लस अंतक, अंतक आना चाहिए इसमें, क्योंकि हमने इसको परा को अलग कर दिया तो ये इसको अलग करेंगे तो ये बिंदी कहाँ जाएंगे तक, ये गलत हो जाएगा, परांतक होगा ये। इसका ऑप्शन नंबर 26 ये डी सही होगा। आप देखिए इस विकल्प में सुमलित नहीं है, ठीक है, बाकी 3 है, 1 नहीं है, उसको देखना है हमें। 27 में का घोष वर्ण, देखिए एक तो होता है घोष वर्ण और एक होता है सघोष वर्ण।
तो दोनों एक ही बात है। एग्जाम में पजल नहीं होना। काफ़ी सारे कैंडिडेट जानते हैं, लेकिन जो नए नए पहली बार तैयारी करें, जिसने नहीं पढ़ा, इतना टाइम नहीं मिलता, उनके लिए बता देती हूँ। घोष को ही सह घोष कहते हैं और सह घोष को ही घोष कहते हैं। ए लग जाएगा तो ये इनसे अलग हो जाएगा। ए घोष अलग होता है और बाकी घोष और सह घोष एक ही बात होती है। फिर देखना है पहला और दूसरा। देखिए पहला और दूसरा वर्ण होता है घोष होता है, और तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण होता है वो सहघोष होता है। तो ये और अल्पप्राण महाप्राण भी बता देती हूँ। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। इस पर भी मैं अभी इतना टाइम नहीं लेंगे, हम अभी छोड़ना है कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। देखिए 27 में का है घोष वर्ण। मैंने बताया था कि घोष वर्ण को सहघोष कहते हैं। तो सहघोष कौन सा होता है, मतलब तीसरा चौथा। इसमें देखिए च छ ज ये तीसरा है, कै ख ग ये चौथा है, नहीं कै ख ग ये चौथा, ये भी ठीक है, तैतन ये भी ठीक है, ये नहीं ये तो ठीक है। फिर होता है, फिर अब मैंने बताया था आपको अभी दूसरा और दूसरा वर्ण, यानी पहले ही छांट ले, इतना टाइम ना रहे। ख ख क्या है, कै ख के है अल्पप्राण है, पहले ये अल्पप्राण है, तो ये अल्पप्राण है और महाप्राण। तो इसमें क्या ये ठीक है, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, तो ये ख ये दूसरा आ गया, ये तो ठीक है। और अल्पप्राण फिर अल्पप्राण में क्या होता है, पहला और तीसरा पांचवा, तो ये भी नहीं होगा, इसमें मिलाकर देख रहे हैं। और ये 27वां जो है बी होगा, ये ए घोष नहीं बल्कि सहघोष है। क्यों, देखिए त थ द, ये नहीं त थ द ये नहीं मिल रहे। प ये दूसरा है, दूसरा होगा ना घोष से, तो इसमें ये फैन नहीं आएगा। ये नहीं, देखिए आप है ना ट वाला ट इसमें नहीं मिलेगी, इसमें ये करना है कि यानी पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा सहघोष, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। ये अपने आप फिर मिल जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है। लिख के देख लेना अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा हो तो। सुनंदा बुद्धिमती है। आप देख तुलनात्मक परिविशेषण, ये कट गया क्योंकि इसमें किसी की तुलना नहीं करेगी। ये एक सुनिंदा बुद्धिमती है, ठीक है भाई, सबसे बुद्धिमती, कोई तुलनात्मक नहीं, यानी कोई दूसरा है नहीं जिससे तुलना की जाए। परिविशेषण का मतलब होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी सुंदर बहुत सुंदर है, ये होता तो बहुत क्या होता, विशेषता बता रहा है विशेषण की, तो ये भी नहीं है। विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में कहा जाए वो विधेय होता है। और उद्देश्य की विशेषण क्या होता है, यानी कर्ता होता है, वो उद्देश्य होता है। कर्ता का दूसरा नाम ही उद्देश्य होता है, और जो कर्ता के बारे में जो कुछ भी बोले वो विधेय होता है। इसका आंसर आ जाएगा सुनंदा बुद्धिमती है, यानी ये बुद्धिमती है ना, ये विधेय है। अब देखिए भाई, जो पहली बार है ना, जो पहली बार सुन रहा है ना, तो उसके तो सर के ऊपर के जाएगी ये बातें, मैडम क्या बता रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ा है ना वही इसका रिवीजन हो जाएगा, उसी को समझ में आ रही होगी ये मैडम क्या बता रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो समझने की कोशिश करो भाई, आपको मैडम बता रही है वो हम समझ में आ जाए, जिसने पहली बार पढ़ रहा हो। तो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत मतलब नहीं है, वो समास में विग्रह करते हैं और संधि में विच्छेद करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए इसमें दर हकीकत में पहले तो ये फारसी का लग रहा है क्योंकि इसमें ये बिंदी आ गई हैं। फिर है मरणोपरांत मरने तक, सानुज अनुज के साथ है, और अनुज के साथ अनुरूप, जैसा रूप है वैसा, बिल्कुल सही बात, जैसा रूप है वैसा, मतलब अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में होता है अनु, यथा, प्रति, हर, बर, दर, आनी, बेश, ऐसे होते हैं अव्यय होते हैं। अव्यय जो खर्च ना हो ऐसे उसमें उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास में आते हैं। सानुज अनुज के साथ, सह मतलब होता है सहित, ये भी ठीक है। दर की हकीकत में, ये भी ठीक है। इसमें 29 का भी गलत हो जाएगा, मरणों तक नहीं होगा, मरणों के उपरांत होगा ये। संज्ञा पद का विकारिक पद कौन सा नहीं है,
तो संज्ञा पद का विकारिक पद कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। लिंग वचन कारक ये तीनों होंगे भाई। लिंग वचन कारक के काल, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, काल के आधार पर नहीं होगा, ये ठीक है। फिर आगे चलिए भाई, तड़ित अशुद्ध संधि वाले विकल्प चुनिए। 31वां करवा दिया क्या था क्या? नहीं, 31वां रह गया था। इसको देखिए भाई, शब्दकोश के अनुरूप में अनुपयुक्त कौन अनुपयुक्त है। पूरी व्याकरण पूछी गई है, कहीं से कोई टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा है। बहुत मतलब इतना डरना भी नहीं है कि डर जाओ भाई हमारा तो नहीं होगा, पेपर बहुत टफ है। अभी काफ़ी टाइम बचा है, अगर अब भी आप ध्यान से और लगन से पढ़ोगे ना तो अब भी अच्छे नंबर ले सकते हो। ये नहीं कि आपको हो इतना बड़ा है नहीं होगा भाई। मेरी तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर अब भी आपने ठान लिया ना, देखो भाई वो इतने दिन से पढ़ रहा है और मेरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब भी आप है ना, अभी सोने का टाइम नहीं है। अगर आप सो गए ना तो समझ लो 5 साल पीछे चले गए ज़िंदगी के। अभी अभी हमें ये 1.5 महीने का टाइम है ना, पूरी ताकत झोंक देनी है। ये नहीं कुछ कहीं पर काम हो गया 1 महीना ही लगा के चलो आप, 1 महीने के लिए हमें पूरी ताकत झोंक देनी है और ना पूरे लगन से करना है। और आपको ये लग रहा है ना भाई जो मैडम शॉर्ट में वीडियो डाल रही है या जो सर डाल रहे थे, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपको ये उत्तर इसका आएगा। ये पेपर है ना, मैंने खुद से नहीं बनाया कि मैं अपने आप को इसका आविष्कार कर रही हूँ। ये पेपर मैंने HBSC की साइट से लिए हैं और वहीं से मैं आंसर बता रही हूँ। लेकिन मेरा करवाने का मतलब यह है कि मैं आपको खोल कर बताऊँ कैसे आए, क्यों आए। ऐसे तो इसका ये उत्तर आइए फिर आप भूल जाओगे थोड़ी देर में। तो मेरे ये नहीं कि ये तो बहुत लंबा टाइम खिंच रहा है तो मैं तो कम समय में ज़्यादा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है भाई। जितना पढ़ो कम पढ़ो, लेकिन सोच कर समझ कर पढ़ो। सोच समझ कर पढ़ोगे ना तो वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। अभी देखो एस्टेट आ गया, एस्टेट के बाद आपको स्क्रीनिंग भी देना है, फिर आप भूल जाओगे, फिर साफ हो जाएगा। तो ऐसा करे, जो टॉपिक करे ना भाई, इस टॉपिक में कहीं से मुझे प्रश्न आ जाए, मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और मैं कुछ भी पूछ ले, मैं इसका नंबर मेरा 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, चले। अनुपयुक्त विकल्प में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियाँ संबंधित वर्णों के साथ रखी जाती हैं। तो देखिए इसमें अनुपयुक्त गलत देखना है। अनुपयुक्त मतलब होता है गलत, असंगत है, असत्य है, सही नहीं है, ये इन शब्दों को ध्यान में रखना है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। अनुस्वार, अनुशासन, विसर्ग, अलग अक्षर न मानकर, जैसे ये देखिए विसर्ग ऐसे होता है, अनुस्वार ऐसे होता है, अर्धचंद्र ऐसे होता है, ये सारे ऐसे होते हैं ना। तो इनको अलग नहीं मानना गया है, इनको क्या है वर्णों के ऊपर ही लिखा गया है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया अंग, ये अलग अलग, ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। तो इनको है ना अलग नहीं माना गया, एक में ये ध्वनियाँ समझ वर्णों के साथ लिखी जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। कै वर्ण के साथ 6 और जय के साथ घ, तय के साथ त्रय और वर्ण स के साथ श्रवण में प्रयोग किया गया है। अब देखिए भाई, इसको मैं बता देती हूँ। कै के साथ क्या, अभी मैंने बताया शब्दकोश में कै के साथ 6, बिल्कुल सही बात है, ये आएगा। फिर ये तो इतना तो हो गया। और फिर जय के साथ होगा त्रय, तो जय के साथ इन्होंने ग बताया है। और तय के साथ, जय के साथ, स के साथ सर, ये ठीक है। नहीं, ये जय के साथ ग ये ठीक है, तय के साथ त्रय ठीक है, और स के साथ सर ये गलत है। ये वाला स आएगा इसमें, ठीक है। ये नीचे वाला, ये वाला स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यही ठीक हो जाए, यही गलत है भाई। दूसरा ही गलत है, दूसरा ही गलत है इसमें। आप जब संयुक्त व्यंजनों को तोड़ोगे ना, वो कैसे बनते हैं तब समझ में आएगा। जिसको तोड़ना तन वो तो समझ गया भाई, जिसको नहीं आया उसके लिए तो शायद ना भी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और अगर आपको लग रहा है ना कि मैं कुछ सुधार की आवश्यकता है तो भी अपनी राय लिखा करो। ये नहीं कि आप देख कर वीडियो चले जाए, अपनी राय नहीं लिखते हो, आपको समझ में आ रहा है कितना है, किस में डाउट है, जो भी आपकी राय ना वो लिखा करो। शब्दकोश में पंचम डय में आरंभ में नहीं आते, बिल्कुल सही बात है भाई। ये है ना डय जो पंचम वर्ण है शब्द के आरंभ में नहीं आएंगे, या तो ये बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे। शब्दकोश में हिंदी शब्द को देवनागरी लिपि मानक वर्णमाला के अनुसार, बिल्कुल सही बात। जो देवनागरी जो हमारी है ना लिपि, जो हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, मराठी की भी क्या है देवनागरी है, तो ये वर्णमाला के अनुसार वर्ण लिखी गई, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत क्या है, ये वाला गलत है। देखिए हमारे 131 यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं 132 की तरफ। ये देखिए अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए, अशुद्ध वाला विकल्प चुनना है। बाकी ठीक है, और 3 होंगे, 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध मिलेगा, तो एक आपको अशुद्ध देखना है। तो कौन सा होगा, तड़ित प्लस ज्योति, बिल्कुल ठीक है। तय और जय मिलेंगे तो आधा जय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तय ये वाले जिसमें अलंत लग जाता है ना तो वो आधा वर्ण होता है, ये अलंत यानी उसमें ए बार निकाल दिया, ठीक है। और द्वित यानी चर्या, ये भी ठीक है। पद, ये बात बहुत पूछेगा इसको, ये है ना जितने भी है ना बार बार पूछेंगे, महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से करें। तो इसका आंसर आपका आएगा 32 का डी हो जाएगा, ये इसमें गलत है। देखिए भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर करने बैठो ना तो मैं एक आपको तरीका बताती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कैसे करने हैं। ये नहीं आपने भाई ये इसका ये होगा, इसका ये नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है कि कॉपी, और जब भी मैं रोज़ करवाऊंगी आपकी प्रीवियस ईयर, तो आपको रोज़ क्या करना है, एक पेन, किसी से भी पढ़ो आप, मैं नहीं कि मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठा करो, और फिर उसमें डाल लो, जैसे 91 92 ये 150 तक डाल लो, फिर इधर 31 ऐसे डाल लो। फिर आपको क्या करना है कि ये करना है कि इसका अपने मतलब किसी के जो पढ़ा रहा है ना उससे पहले आपको समझ के ये लगाना मेरे तरफ से ये ए होगा। फिर आपको उत्तर पता लग जाएगा ना भाई इसका ये आएगा तो उसको गलत कर दो, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि मेरा गलत है वहाँ काटा का निशान लगा दो, और जो ये लग रहा है ना ये मेरा ठीक है तो उसमें सही का निशान लगा दो। फिर क्या है कि जब पेपर पूरा हो जाए तो आपको गलत गिनने हैं, जो गलत हुए हैं वो गिने, सही नहीं गिनने, क्योंकि सही आपके ज़्यादा होंगे और गलत कम होंगे। फिर आपको ये देखना है कि मेरे किस में से कितने नंबर आ रहे हैं, यानी मेरे अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अपने आप का मूल्यांकन हो जाएगा भाई मेरी कितनी तैयारी बाकी है और कितनी मुझे करनी है, मैं कितने बच्चों से आगे हूँ, कितने से पिछड़ चुका हूँ। तो अपने आप का इसमें क्या होगा, एक तो आपको ना आपको टाइम पे पेपर करना आ जाएगा, टाइम बाउंड होगा। दूसरी बात क्या होगी आपको है ना प्रैक्टिस हो जाएगी कि कई बार क्या हम थ्योरी रट लेते हैं, प्रैक्टिकल उस चीज़ को प्रैक्टिकल भी करके देखो। प्रैक्टिकल करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मुझे याद है या नहीं है। तो अभी चलते हैं आगे। अनुचित, फिर वही अनुचित वाला 3 ठीक होंगे, एक गलत ढूंढना है। उत्तमण अधमण गुण संधि, देखिए गुण संधि में होगा ए ओ अर, ए ओ अर ऐसे ध्वनियाँ आएंगी। वर्दी में क्या होगा, आपको 2 मात्राएं मिलेंगी। वर्दी का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी 2 मात्राएं बढ़ोतरी कर रही हैं। फिर होता है यण संधि में क्या होगा, यण संधि में ये वैसे पहले आधे वर्ण मिलेंगे, ये वैसे पहले आधे वर्ण, और अयादि में ये वैसे पूरे वर्ण मिलेंगे, ठीक है। ये पहचान है, क्योंकि हमारे पास इतना समय की अपनी सीमा होती है, हमें सीमित समय मिलता है, 2.5 घंटे में हमें पेपर करना होता है। तो इसलिए वहाँ अगर तोड़ने बैठ गए नहीं तो इतना पेपर का प्रेशर होता है, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं बता रही हूँ गुण संधि में ए ओ अर, इसको आप लिख ले चाहे याद कर ले। वर्दी संधि में होंगे वर्दी यानी 2 मात्राएं मिलेंगी। यण संधि में क्या होगा, ये वैसे पहले आधे वर्ण मिलेंगे, और अयादि में ये वैसे पहले पूरे वर्ण मिलेंगे। ये ट्रिक है एक किस्म की, इसको याद करें। तो इसका होगा वर्दी का ये होगा, इसमें इसका वर्दी संधि ये इसमें गलत है, बाकी सही है।
रामचंद्र शुक्ल ने किस भारतीय वक्रोक्ति का विलायतिक उत्थान कहकर संबोधित किया। ये रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत आते हैं भाई, कई बार तो क्या मैंने ऐसे पेपर देखे हैं परिवेश जिसमें 3-3, 4-4 रामचंद्र शुक्ल के कथन दिए गए हैं। तो आप रामचंद्र शुक्ल के कथनों को जरूर ध्यान से पढ़ो। और कई बच्चे क्या करते हैं, चाहे वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किसी और ने दिया हो, बाबू गुलाब राय ने दिया और रामचंद्र शुक्ल ही कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं एक ही करना, आचार्य प्रसाद द्विवेदी की भी कर लेना, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कथन कहे हैं। देखिए इसमें आएगा आपका कौन सा विलायती कथन का, वक्रोक्ति का विलायती इसमें पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस भारतीय को वक्रोक्तिवाद का विलायती कहा है। तो ये उत्थान क्या करने, माफ कीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने किसी भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया। तो ये अभिव्यंजनावाद को कहा है इन्होंने। स्वच्छंदवाद के श्रीधर पाठक हैं प्रवर्तक। ये देखिए भाई, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। अगर जूम कर देती वैसे दिखाई नहीं देगा। चलो हम ऐसे कर लेते हैं, छोटा करते हुए दिखाई नहीं देगा, बड़ा कर लेते तो मिलेगा नहीं। आगे के कवि रीछे तो कविताई ने तो राधे कन्या को सुमरन को भानु। ये देखिए 35 का, देखिए आगे की कवि मैं बता देती हूँ, ये भिखारी दास का है, यहाँ पर पीछे है ये भिखारी दास का है। इनका मतलब है कि आगे कवि अगर रिझ गए, प्रसन्न हो गए तो कविता होगी, और ना तो और नहीं प्रसन्न हुए तो कह देंगे हमें तो भाई राधिका का सुमरण करते, राधा कृष्ण का सुमरण कर रहे थे, यानी उनका राम नाम भजन कर रहे थे। अगर वो कवि रिझ गए तो अगर मतलब ये है कि इसमें है ना बहुत ये लिखे गए हैं राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी। वहाँ पर भक्ति भाव ये कोई मतलब नहीं था। इन्होंने देश से ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं ऐसे, जैसे भूषण है उन्होंने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त है, लेकिन कईयों का मतलब सिर्फ राजाओं को प्रसन्न करना और उनसे अच्छा खासा धन प्राप्त करना ही था। कुंदन को रंग, ये होगा भिखारी दास की, कुंदन को रंग फीको लगे जल के संग, ये मतीराम का हो गया। ये प्रेम को पंथ कराल तलवार को, यानी ये आपको लगेगा प्रेम को पंथ माँ तलवार की धार। इनका मतलब है कि प्रेम का जो रास्ता है ना वो तलवार की धार पर चलना है, तो आप तुरंत घनानंद करोगे। लेकिन बोधा भी प्रेम के कवि हुए हैं, बोधा ने भी बहुत प्रेम में भी इन्होंने प्रेम किया है, ऐसा नहीं कि घनानंद ने प्रेम किया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो जान त्यारी सो मेरी दशा को समझेगा ना, इसका ही घनानंद आएगा। तो इसमें कौन सा होगा, 135 का हो जाएगा 4D, मिला लेना भाई इसको, ठीक है, अपने हिसाब से देखकर। वैसे मैंने बता ही दिए कि ऐसे ऐसे होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्यदोष की यथार्थ परिभाषा, यानी आचार्य विश्वनाथ ने काव्यदोष की आचार्य विश्वनाथ ने काव्यदोष की कौन सी परिभाषा दी है। तो इसका भी आएगा रसाक्षर दोषा। देखो भाई अब ये थोड़े से मुश्किल है, लेकिन हमें पढ़ने तो पड़ेंगे, पेपर तो पास कर। अगर आप ये मुश्किल छोड़कर जाना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो ना। लेकिन अभी आपको कैरियर बनाना है, और कैरियर के रास्ते में मुश्किलें तो आती है भाई। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है और कुछ खोना भी पड़ता है, नींद चैन त्यागना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कष्ट भी, देखो भाई मेहनत करने में कष्ट तो होगा, पढ़ने में कष्ट होगा, लेकिन आपको है इंजॉय करना है, उसको खुशी खुशी में पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है। मैं आपको साथ के देखिए, अब आप छोड़ दोगे ना तो देखिए पीछे अब आपके पास सुनहरा चांस है। और ये नहीं सोच, कोई बच्चे सोच रहे हैं हिंदी की वैकेंसी तो आई नहीं, क्यों तैयारी करें, हमारा तो सिलेक्शन होना नहीं है। मैं बात कही ऐसा नहीं है, वैकेंसी आएंगी उसका हम विरोध करेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। क्योंकि भी इतने टेस्ट पास किए हैं आपने, आप उसके हकदार हो, आप काबिल हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ ना। क्यों पीछे बैठे बुजदिल होकर नहीं कि हम, बोला जाता है कि एक शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, प्रेरणा देने वाला होता है। हर डिपार्टमेंट, हर पद, एक डॉक्टर, एक फौजी, एक नेता भी एक शिक्षक ही बनाता है।
तो हम जब अपने अगर हम शोषण सहन करेंगे तो हमें न्याय कौन दिलाएगा। हमें अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी है। तो आपको निराश होकर नहीं बैठना है, अभी मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लो। तो ये आप ये नहीं वैकेंसी नहीं है हम तैयारी नहीं करें, तैयारी जारी रखें अपनी। अब पता नहीं कब वैकेंसी घोषित हो जाएंगे, अब समय बहुत सीमित है, समय जाता जा रहा है, तो अपनी तैयारी जरूर करें। चलो अब बहुत समय हो गया। अशुद्ध वर्तनी देखिए भाई, शुद्ध शुद्ध भी आ रहा है। तो देखिए त्रिपुरारी ये ठीक है। और सुसुरसा, इसको ध्यान से देखिए, बहुत बार पूछा गया है सुसुरसा। सु में क्या है, छोटी की मात्रा है, फिर शुरू में बड़े ऊ की मात्रा है। और विभीषिका में ये कैसे विभीषिका लिखा जाता है, ध्यान से देखिए अपने आप। ये मुमूर्षा है ना, ये गलत है, मुमूर्षा गलत हो गया, बाकी ठीक है। फिर अब चलते हैं 138वें प्रश्न की तरफ। असंगत, फिर उच्चारण सतल होगा, जैसे कंठ के। देखिए इसकी भी मैंने ट्रिक बनाई है, इसकी वीडियो बना रखी है, लेकिन आपको लास्ट में मिलेगी वो। उच्चारण की भी मैंने बना रखी है, उच्चारण सूत्रों की, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, बेल आइकन को दबाओगे, तभी कल मैं लाइव मतलब शाम के 8:30 बजे मैं आपको लाइव मिलती हूँ। लाइव में भी आप जुड़ सकते हो। और अपने देखिए कमेंट बॉक्स में आप है ना, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़ दिया करो, कैसा लगेगा। अगर एक दो आप प्रेरणा, मतलब कि आपके कमेंट मुझे प्रेरणा देते हैं और एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे आगे बढ़ने के लिए। देखिए आप इतने महंगे महंगे कोर्स ले रहे हो, ये परिवेश है ना, अगर आपको ये बोल दिया जाए ना भाई ये 500 के मिल रहे हैं, 1000 के मिल रहे हैं, तो आप तुरंत ये परचेज कर लोगे, क्योंकि वहाँ पैसा लग रहा है ना। लेकिन फ्री में, कईयों को तो फ्री में पढ़ने की पढ़ाई भी हजम नहीं होती है, तो फ्री में करवा रही हूँ, अपना टाइम लगा रही हूँ आप सबके लिए। कुछ मेरा भी भला हो जाए, मुझे भी कुछ सीखने को मिले, कुछ आपको सिखा दूँ। वरना मेरे तो काफ़ी स्टेट हो सके, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ले भाई मेरी भी कुछ, मुझे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है सीखने और सिखाने में, इसलिए सभी करते भाई अपनी पहचान के लिए, तो मैं भी कर रही हूँ। कंठोष्ठ ओ आओ, कंठ तालु ए आई, मुर्दा री से। देखिए यहाँ देखिए मैंने उसकी ट्रिक बनाई है, जैसे एक किस में आएगा, कंठे में आएगा। जैसे कैसे एक कंठ, जिसमें ए आ ये आते हैं दोनों, तो कै, और फिर कै के जो वर्ग होते हैं, जैसे वर्ग बोलते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, तो ये है इसमें आएगा। फिर तालु है, तालु आएगा ईचीएस से, फिर ये ईचीएस में तालु, फिर आएगा तालु, फिर मुर्दा रीट्रस, ट रीट, और फिर ऐसे, यानी री और ट वर्ग के सारे ट रहना है, और रे के और ये षटकोण वाला से, ये मुर्दा में आएगा। फिर जो ओष्टे में आएगा ऊ और पै वर्ग उप, यानी उप, पै वर्ग के सारे और ऊ। नासिका डयाना में ये जो 5 नासिका होता है अभी। और तालु, ये देखिए अब इसमें देखिए मैंने अब बता दिया वो शॉर्ट में, वैसे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत से और भी बच गए हैं, पहले इनके अर्थ जानो। देखिए कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी दोनों का उच्चारण होगा, कंठ से भी होगा और ओष्ठ से भी होगा। तो ओ बिल्कुल ठीक है। ओ औ, देखिए उच्चारण करके देखिए, ओ औ, ओठ ऐसे खुल रहे हैं आपस में, ओ औ, कंठ से भी आवाज लिख रही है और ओठों से भी लिख रही है। कंठ तालु, कंठ और प्लस में तालु, यानी कंठ से भी उच्चारण होगा और तालु से भी। ए आई, ये भी ठीक है भाई। और मुर्दा रीट्रस, अभी मैंने बताया था, रे और श मुर्दा, इसमें ट वर्ग हो आ जाएगा मुर्दा में। अब है दंत नासिका, दंत नासिका यानी दांत और नासिका से, तो इसका डी गलत हो जाए। कैसे गलत हुआ, ये सिर्फ नासिका नासिका है, डैण में दांत नहीं लग रहे हैं भाई इसमें, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी पीछे मैंने पेपर करवाया था, उसमें भी शुद्ध वर्तनी 31 सृष्टा, ये नहीं 31 होगा, सृष्टा का ये सृष्टा हो जाएगा, सृष्टा। और 14 नहीं होगा, ये होगा 14। 1 मिनट रोकिए भाई, 14 ऐसे आएगा, 14 है,
और ये 53 ये ठीक है, 53 है ना, जैसे इसको बोलते हैं, ये ठीक होगा भाई। चलो भाई 140 पर चलते हैं। इसमें बेमेल छांटना है। देखिए एस्टेट में बेमेल है, असत्य है, असंगत है, नहीं है, इनको अंडरलाइन करना है, कैसे पूछना है आपको ना, पेपर कैसे सोल्व करना है। अगर कोई नया अभ्यर्थी है ना, जिसने पेपर नहीं दिया है, पहली बार देने जा रहा है, या भाई जिसने पेपर दिए हैं और अच्छी तैयारी है, लेकिन क्या है कि उनका पेपर छूट जाता है, वो कैसे पेपर हल करें, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। अगर आपको डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी, अपनी जो इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो जरूर लिखा करो भाई, जिससे मुझे भी पता लगे कि आप चाहते क्या और किस प्रकार मैं पढ़ा रही हूँ। आप वीडियो को देख लेते हो लेकिन अपनी राय नहीं लिखते, अपनी राय भी जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हमें किस सुधार की आवश्यकता है और क्या हमारे अंदर अच्छाई है और क्या बुराई है। ठीक है, अब देखना 140 का देखना है भाई। 140 का ये बेमल गलत ढूंढना है, बाकी 3 ठीक होंगे, ये गलत है। अहम खास बिल्कुल नहीं, आपने सुना है ना कि भाई ये बात तो मेरे लिए अहम है, खास बात है। विशेष खासी और विशेष एक ही बात है। अहम, अहम का मतलब होता है मैं, और पर्याय नहीं, अहंकार वाली अहम, तेरे अंदर अहम आ गया, मैं की भावना आ गई, ये भी ठीक है। फिर है कीर्तिमान यशस्वी, कीर्तिमान उपलब्धि रिकॉर्ड, ये उल्टा कर दिया भाई, ये गलत है, यही गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा। फिर है जंग, जंग युद्ध, और जंग लोहे पर लगने वाला, जंग या लगने वाला या मोर्चा। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए, जंग है ना, ये युद्ध है, ये जो जंग है ना, जो नुक्ता लग गया, इसको नुक्ता बोलते हैं, इस चिन्ह को नुक्ता बोलते हैं। ये नुक्ता लग गया ना, तो वो होगा लोहे पर लगने वाला जंग। अब कैसे इसको याद करोगे भाई, ये एक्स्ट्रा लगा है, एक्स्ट्रा वर्ण आया है, ये नहीं मात्रा है, वर्ण है, जो भी समझो, एक्स्ट्रा लगा है, तो लोहे पर जंग लगा है, तो एक चीज़ फालतू लग जाती है। इसको आप ऐसे ट्रिक से याद करो भाई, ऐसे लग गया, लोहे पर जंग लगा, लोहा तो था ये, और जंग और लग गया, तो एक फालतू लग गई, तो इसमें एक फालतू मात्रा आ गई है, नुक्ता लग गई। ठीक है, जिला प्रभा चमक, और जिला जनपद है। देखो भाई जिला है, प्रभा यानी चमक है, ठीक है, लेकिन जिला जनपद, जनपद में तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जनपद हो गया, हम जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, बहुत सारे होते, तो बहुत सारे होते, इसमें ज़्यादा मात्रा आ गई, नुक्ता हो गई भाई। ऐसे ट्रिक लगा लगा पढ़ा करो, ऐसे तो आप भूल जाओगे। मैं कोशिश कर भाई, अगर जिसको बिना बगैर ट्रिक भी पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ जिनको भाई ट्रिक पढ़ने की आदत है, तो उन्हीं के लिए बता रही हूँ मैं, और बाकी किसी और को सीखना है वो सीख सकते हैं। रेखांकित में संज्ञा भेद इंगित है। देखिए कालिदास के नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है, रेखांकित में संज्ञा भेद इंगित है। तो ये देखो कुछ ऐसे अजीब अजीब से जो वर्ण है ना, उसको देखकर कई तो पता नहीं क्या पूछ लिया गया, इस इंगित क्या है, ये है ना सिर्फ हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, कि आप डर जाओ देख के अजीब अजीब से, जैसे टफ टफ ये मुश्किल मुश्किल शब्द ला कर, और ना, और आप डर जाते हो भाई, ये नहीं, ये तो संज्ञा भेद, संज्ञा पढ़ा था, भेद पढ़े, इंगित क्या आ गया, ये तो नहीं मतलब। लेकिन डरना नहीं है, जितना आप शब्दों के अर्थ जानोगे, तोड़ोगे, शब्द को तोड़ कर पढ़े, और तब आपको चाहे पूछा क्या अगर देखना, आप एक मिनट तो 2-3 सेकंड आप है ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा 2-3 सेकंड एक बार उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, अपने आप प्रश्न ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस करो जितना हो। देखिए इंगित का मतलब हो इशारा करना, इंगित यानी संकेत करना, इशारा करना। अब देखो रेखांकित पद में ऊपर वाले जो पद है, वाक्य है, उसमें संज्ञा भेद किसकी ओर इशारा कर रहे, कौन सा संज्ञा का भेद है, बस कोई तो इंगित देख के डर गए, डरना नहीं है भाई। देखिए व्यक्तिवाचक नहीं है, क्यों नहीं है व्यक्तिवाचक, क्योंकि देख अकेला शेक्सपियर था ना, अकेला देखना, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर के, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है। शेक्सपियर था वो तो हम इंग्लिश यानी अंग्रेजी में नाटक लिखता था, कालिदास था वो संस्कृत में लिखता था, तो एक दूसरे की तुलना वाले शब्द होते हैं वो जाति में बन जाते हैं, यानी उसके कालिदास की गुण, शेक्सपियर की गुण कालिदास में आ गए हैं। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद करे, वैसे तो बहुत सारे मतलब नहीं,
जैसे विभीषण जैसे हमारे देश में पैदा नहीं होने चाहिए। विभीषण ऐसा था जो था कि मतलब गद्दार था अपने भाई के प्रति। तो जो भी अपने भाई के प्रति गद्दार होता है ना तो उसे विभीषण बोल दिया जाता है। तो इस उसमें क्या है, जातिवाचक बन जाता है। यानी कोई रूढ़ शब्द होता है, यानी कोई रूढ़ शब्द होता है जो कि सामान्य सबके लिए प्रयोग होने जाता है तो वो अपने आप में जातिवाचक बन जाता है। जैसे शेक्सपियर है, रूढ़ शब्द है, अकेला था, लेकिन कालिदास के लिए, यानी कालिदास माफ कीजिए, कालिदास रूढ़ शब्द था, लेकिन ये शेक्सपियर के लिए एक दूसरे की तुलना हो गई। जैसे बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये करना है। अगर रूढ़ रूढ़ समझ में नहीं आ रहा भाई, इसमें कालिदास और शेक्सपियर दो आ रहे हैं, क्योंकि आप अर्थ जानोगे, आपने पढ़ा नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। दो आ रहे हैं तो जातिवाचक है, बस ये देख लेना। तो इसमें जातिवाचक होगा। प्राणीवाचक कोई होता ही नहीं। समूहवाचक में बहुत सारे होते हैं जो समूह में होते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हो, इतना तो आपने पढ़ा है अब तक। असंगत मतलब नहीं है, देखिए इसमें फिर नहीं है। इसमें पूछा गया है स्थायी भाव अंततः रस्तों को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात होते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं भाई उनमें रस तो होता है, जैसे रस को प्राप्त होती है, बिल्कुल। विषारंभ अंत काव्य में उपस्थित रहते हैं स्थायी, बिल्कुल। देखिए अगर आपने स्थायी भाव संचारी भाव नहीं पढ़े हैं ना तो मैं अर्थ बता देती हूँ, अपने आप समझे, अर्थ समझे। स्थायी का मतलब होता है जो हमारी जिंदगी में स्थिर हो, यानी रुका हुआ हो। तो देखो भाई अपने जीवन में स्थायी है तो अंत शुरू से लेकर लास्ट तक तो अपने आप होगा, ठीक है। विषय के आरंभ से लेकर अंत तक आएंगे उसी को स्थायी भाव बोलेंगे, जो लास्ट तक रहेगा, अंतिम समय तक रहेगा। तो ये ठीक है। वे व्यक्ति या पदार्थ को भाव उत्तेजना के मूल कारण स्थायी भाव नहीं भाई, ये संचारी भाव होगा। व्यक्ति या पदार्थ को भाव यानी उत्तेजना पैदा करे, हमारे भाव में उत्तेजना, यानी कि एकदम हंसना है, रोना है, मतलब कि इमोशनल आंसू आना, तो वो है कुछ क्षण के लिए आते हैं। स्थायी भाव कुछ क्षण के नहीं, लेकिन स्थायी रहते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। सतह भाव के वे भाव जिन्हें कोई विरुद्ध या सम्मान भाव दबा नहीं सकता, बिल्कुल है भाई। जो अपने ऐसे सामान्य से जोड़ लो, आपने नहीं पढ़ा भाई, जो अपनी जिंदगी में सताई है ना, जो उसमें कितनी परेशानी आ जाए उसे कोई नहीं डिगा सकता, वो अपनी जगह पर स्थित रहता है। जैसे आपको लग रहा है कि भाई मुझे HTET पास करना है ना तो करना है, कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और स्क्रीनिंग करना है तो करना ही है, कोई नहीं रोक सकता। जिसका स्क्रीनिंग के दोनों के लिए महत्वपूर्ण है भाई। ये सोचो कि ये इसमें HTET का है, ये स्क्रीनिंग में नहीं आएगा। एक ही सिलेबस है HTET और स्क्रीनिंग है, क्योंकि हिंदी होती है, थोड़ा सा लेवल आगे पीछे हो सकता है। और लेवल इसका हाई है, स्क्रीनिंग में कंपटीशन बनेगा बड़ा हाई वाला। कभी आप सोचो कि नहीं नॉर्मल स्क्रीनिंग, क्योंकि उन्होंने अब तो HTET तो हमारे परसेंटेज, जैसे हमने तो क्राइटेरिया लेना है, अभी 60% है, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं, वहाँ आपको है ना सबसे आगे दौड़ना है, और सबसे आगे दौड़ना है तो सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। तो स्क्रीनिंग में मेरिट बनानी। और कभी ये सोचो भी मैं बात की 13-14 वैकेंसी आई है, इसमें नहीं होगा, लेकिन हमें तो क्या है ऐसी तैयारी करनी है कि एक वैकेंसी हो तो हमारा सिलेक्शन हो। अपने आप को मोटिवेट रखना है। समाज की दृष्टि से किसी ने बोल दिया कि हिंदी की वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैकेंसी जरूर आएंगी। अपने आप को सकारात्मक विचार रखें, पॉजिटिव रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। असंगत चुनना है, फिर समास आ गया। देखिए साहित्य में समास व्याकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जातिगत कर्म तत्पुरुष, गण विमुख करण तत्पुरुष, वन मानुष लुप्त तत्पुरुष, और कुछ ने भी कर्मधारी। अब देखना है खुश नसीब, खुश है जो नसीब कर्मधारी, बिल्कुल ठीक। वन मानुष लुप्त तत्पुरुष, वन में मानुष, बिल्कुल ठीक है। रण विमुख, विमुख यानी कोई अपने आप देखिए इसमें अपादान होगा। रण से विमुख, कोई चीज़ में तुलना हो, गणना हो, यानी जिसमें अलगाव हो, वो होगा अपादान होगा, ठीक है, अलगाव वाला। तो इसमें रण से विमुख हो रहा है, उसका मन नहीं लगा, मतलब वो अलग हो रहा है, तो यही गलत हो जाएगा भाई। ये भी जातिगत, जाति को गत करता नहीं कर्म को, ये भी ठीक है, ये गलत है। चलते हैं। नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु यानी जिसमें आना वाना ये वाले शब्द हों वो, लेकिन क्या है कि वो शब्द के लास्ट में वो पढ़ते हैं आना वाना वाला। मूल शब्द भी निकालना सीख लेना। कहीं मूल शब्द आना वाना से बने और आप बोलो कि मैडम ने तो आना वाना बताया था और हमारा प्रश्न गलत करवा दिया। मूल शब्द को हटाकर जब लिखोगे ना
कि मूल शब्द से हलाकर कि वाना 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 लेकर तो पता चलेगा। तो देखिए क्रिया नहीं है, इसमें देखना है। जैसे 60 से बना सठियाना, लालच से बना ललचाना, बात से बना बतियाना, और धुलवाना इसमें आया है आना, इसमें याना आना, इसमें आना और वाना, इसमें आना है, ये यही गलत हो जाएगा क्योंकि याना और वाना से बनता है, आना से नहीं बनता है। तो 44 का आप ये आ जाएगा। अब चलिए, छोटे को खाना खिला वाक्य में विशेषण पद है 44 का। छोटे 45 में पहुंच गए। अब तो पेपर खत्म होने वाला है, भी कोई बोर हो रहा हो तो छोटे को खाना खिलाओ कौन सा पद होगा? देखिए, छोटे को खाना खिलाओ, छोटे को खाना खिलाओ, कोई इसमें मुझे तो विशेषण नहीं लग रहा है, ये तो साधारण है, कोई नहीं लगे तो मेरे ख्याल से तो इसमें हो जाएगा डी आएगा भाई। कोई विशेषता नहीं आई है, सीधा साधारण वाक्य छोटे को खाना खिलाओ, तो इसमें कोई नहीं। कई बार कोई नहीं वाले भी पूछ लेते हैं। 45 क्या हो चुके हैं हमारे। अब हम 46वां प्रश्न कर रहे हैं। संधि की दृष्टि से अभिचारी और बचे, ये और कर लो जल्दी से। संधि के अनुचित यानी संधि 3 में होगी और 1 में नहीं होगी। कुसुम प्लस आकार है, बिल्कुल वही सही है। ए इसमें ए इसमें आ है, तो तीनों से आ बन गया, बिल्कुल ठीक बात है। कंटक अकिरण, ये गलत है भाई, इसमें कंटकिरण नहीं है, कंटकिरण आएगा। सबसे अनुभूति, ये भी ऐसे आ बना, ये दीर्घ संधि है इनमें, ऐसे स्वानुभूति ये बना। खग प्लस आर्य खगाश्री, ये भी ठीक है, ये गलत है भाई दूसरा। 47 का अब डी, अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य यानी जिसमें कर्म नहीं हो, अकर्मक, और जिसमें कर्म हो सकर्मक। क्रिया के क्रम के आधार पर कितनी क्रिया होती हैं? क्रिया क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। बाकी सकर्मक में बहुत आते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, ये द्विकर्मक क्रिया, ऐसे। देखिए 47वां का हुआ अकर्मक क्रिया से रहित, मतलब अकर्मक क्रिया नहीं होना चाहिए। रहित और सहित का भी ध्यान है, सहित आ गया तो मतलब होगा, रहित आ गया मतलब नहीं होगा। भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें सकर्मक है। पिताजी पलंग पर सो रहे, पिताजी किस पर सो रहे हैं? पलंग पर, पलंग में होगा कर्म। सीमा बगीचे में टहल रही है, तो बगीचे में कर्म होगा। मोहन ऊँट को दौड़ाता है, इसमें नहीं आएगा भाई, मोहन ऊँट को दौड़ाता है, ये क्या है? 1 मिनट, अकर्मक क्रिया से रहित, बिल्कुल ठीक है, ये आएगा अकर्मक क्रिया से रहित, क्योंकि ये अकर्मक क्रिया तो इसमें अकर्मक क्रिया से रहित, इसमें यही आएगा भाई। 148वां सुमिलित विकल्प चुनिए। विदुर प्लस ये वैदुर्य, बदरी प्लस अयन, नोक प्लस ईला नुकीला, दंपत्ति प्लस ये दाम्पत्य। तो इसमें असुमिलित चुनना है, बाकी 3 मिले हुए होंगे और 1 मिला हुआ नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि जब ये प्रत्यय लगता है लास्ट में, तो प्रथम वर्ण में तो वृद्धि करेगा और लास्ट को आधा कर देगा। तो देखिए ये वैधुर्य, ये मिल गया तो ये आधा हो गया, और ये अगले जो वर्ण वाला वैधुर्य में बदल गया। बदरी प्लस अयन, ये भी ठीक है, मैंने यही गलत है भाई कि ये असुमिलित है। बदरी प्लस अयन बादरायण, आयन आएगा, ये अयन नहीं आएगा, आयन आएगा। ये नोक प्लस ईला नुकीला, देखिए यहाँ पर देखिए ना, ये बड़ी की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, ठीक है। दंपत्ति प्लस ये, दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी, और ये दाम्पत्य यानी पति पत्नी जो गृहस्थी जीवन हो उसे दाम्पत्य बोलते हैं, और दंपत्ति बोलते हैं पति पत्नी। ये दंपत्ति भी शुद्ध में पूछ गया है, जैसे पति में आएगी छोटी की मात्रा, और जब दंपत्ति यानी दम में मिल जाएगा तो यानी पति और पत्नी एक हो जाते हैं, तो पति भी फिर बड़ा हो जाता है, क्योंकि एकता में दम होता है तो बड़ा हो जाएगा, एकता में दम होते हैं तो
बड़ा हो जाएगा। यानी पति में आएगी छोटी की मात्रा। ये शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। मैं साथ के साथ शुद्ध अशुद्ध भी करवाती जाऊंगी आपको, आपका ध्यान आकर्षण करवाती जाऊंगी। देखिए पति में छोटी की मात्रा होती है और दम में जुड़ गया तो ये बड़ा हो गया ना। एकता में दम होता है, पति पत्नी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना तो पति भी बड़ा हो जाता है। और दाम्पत्य मतलब गृहस्थ जीवन, ये भी ये शुद्ध अशुद्ध को भी ध्यान देते हुए चलना है। शुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं। 149 का है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। फिर वही हम कैसे करेंगे, अंडरलाइन करना है। भोगिनी नारी, अपराधी स्त्री, हितकारिणी माता, विवेक पुरुष, तो ये होगा अपराधी नारी नहीं, अपराधिनी हो जाएगा। ये भोगिनी नारी ये गलत है भाई, और बाकी सही है। किसी भी एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक ही उपसर्ग। देखें आपको लग रहा है ना कि एक शब्द में दो उपसर्ग नहीं लगते, दो से ज़्यादा भी लग जाते हैं भाई एक शब्द में, लेकिन एक अर्थ देने वाले दो उपसर्ग नहीं लगते। यानी दो उपसर्ग होंगे ना तो उनका अर्थ एक नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। दो से ज़्यादा भी लगते हैं लेकिन उपसर्ग दो से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, कहीं आप समझो भाई उपसर्ग तो मैडम गलत बता रही है भाई, उपसर्ग तो दो कैसे लग जाएंगे, एक शब्द में तो एक ही उपसर्ग होगा, दो कैसे लगा देगी मैडम, दो से ज़्यादा भी आ जाते हैं। जैसे अब देखना एक ही उपसर्ग का प्रयोग, बाकी में तो दो हुए हैं और एक ऐसा है जिसमें एक ही में प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दुर्दिम, दुर्दग्ध, दुर्मनीय, समाधि, प्रविधि, आप कब थक चुके हो गए, इसी में आएगा। दुर्मनीय इसमें एक ही है, बाकी ठीक है भाई। अब हमारा यहीं पर पेपर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को दबा दें भाई। कल लाइव मिलते हैं फिर 8:30 बजे 27 तारीख को। कल नहीं आज ही मिलेंगे आपको 8:30 बजे शाम को।